डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिजकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2391 से 2400 तक। फाइन गोल्ड गॉड्स। क्या ये सब फाइन गोल्ड गॉड्स हैं? कोला और दीगर ने हैरत से सांस रोका और सैफ अली के पीछे मौजूद 28 जाती मुहाफिजों को फटी फटी आंखों से देखा। वो सब जानते थे कि फाइन गोल्ड गॉड्स कितने नायाब होते हैं। खेल के इस मरहले पर कुछ फर्स्ट रेट गिल्ड्स के पास एक भी फाइन गोल्ड गॉड नहीं था और ज्यादा से ज्यादा मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास एक या दो थे। मुख्तलिफ सुपर पावर्स अपने फाइन गोल्ड गॉड्स के साथ खानदानी वर्से जैसा सलूक करती थीं, और जब ये जाती मुहाफिज 3 तक पहुंच जाते तो उनके साथ गिल्ड की बुनियाद के एक हिस्से के तौर पर सलूक किया जाता। फाइन गोल्ड गॉड्स नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर थे। ट्र2 पर भी वो इसी लेवल के ट्र2 एपिक्स माहिरीन को दबा सकते थे और ट्र3 पर वो सिर्फ मजीद ताकतवर ही होंगे। और फिर भी सैफ अली ने उन्हें बताया कि इसके पीछे मौजूद 28 जाती मुहाफिज सब फाइन गोल्ड रैंक के थे। अब बहुत बेरहम हैं गिल्ड लीडर। अगर हम इन फाइन गोल्ड गॉड्स को कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में तैनात कर दें तो वो मुमकिना तौर पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स को मौत के खौफ में मुब्तला कर देंगे। कालू भाई ने फाइन गोल्ड गॉड्स को देखते हुए चमकती आंखों के साथ कहा। मुख्तलिफ सुपर पावर्स को इस वक्त जो झटका लगा था जब उन्हें मालूम हुआ कि ये खिलाड़ी ट्र3 तक पहुंच गए हैं, इसके मुकाबले में ये हकीकत के जीरो विंग के पास 28 फाइन गोल्ड गार्ड्स हैं, तबाकुन होगी। इन ट्र3 फाइन गोल्ड गार्ड्स में से हर एक की जंगी ताकत ट्र3 एपिक्स माहिरीन से भी ज्यादा थी। दर हकीकत इन फाइन गोल्ड गार्ड्स में से एक बैक वक्त 2 एपिक्स माहिरीन का मुकाबला कर सकता था। कहने की जरूरत नहीं कि ये फाइन गोल्ड गॉड्स आसानी से चोटी के माहिरीन पर गालिब आ जाएंगे। अब जबकि जीरो विंग के पास इतने ज्यादा फाइन गोल्ड गॉड्स थे, मुख्तलिफ सुपर पावर्स को जीरो विंग के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले मुमकिना नुकसानात पर संजीदगी से गौर करना पड़ेगा, यहां तक कि जब उनके माहिरीन ट्र3 तक पहुंच जाएं। ठीक है, अब मिशन मुकम्मल करने पर तवज्जो दें, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। ये 28 फाइन गोल्ड गॉड्स मुख्तलिफ सुपर पावर्स को हमला करने से रोक सकते हैं, लेकिन अगर जीरो विंग वाकई ताकतवर बनना चाहता है तो उसे खिलाड़ियों और वसाइल पर इन्हिसार करना होगा। आखिरकार एक जाती मुहाफिज जो कुछ हासिल कर सकता है, इसकी हुदूद होती है। सही। हमारा मिशन इन 28 फाइन गोल्ड गॉड्स के साथ अब हम उन भेड़ियों के ठिकानों पर छापा मार सकते हैं जिनसे हम पहले बच रहे थे, कोला ने जोश से कहा। उनकी टीम ने सिर्फ बैरूनी इलाके में बारी बारी एक गौल पर हमला करने की हिम्मत की थी, लेकिन अब जबकि उनके पास मदद के लिए 28 फाइन गोल्ड गार्ड्स थे, वो भेड़ियों के ठिकानों पर छापा मार सकते थे। न सिर्फ वो माना के रेशे ज्यादा तेजी से जमा कर सकते थे, बल्कि उनकी लेवल बढ़ाने की रफ्तार भी आसमान को छू लेगी। नहीं, हम ठिकानों पर नहीं जा रहे। हम डेमन वुल्फ पहाड़ी सिलसिले के अंदरूनी इलाके में जाएंगे, सैफ अली ने दूर पहाड़ों की तरफ इशारा करते हुए सर हिलाकर कहा। डेमन वुल्फ पहाड़ी सिलसिले के बैरूनी इलाके में बहुत से जंगी भेड़िए थे, लेकिन इन मोनेस्टर्स में से बहुत कम ग्रेट लॉर्ड्स इससे ऊपर के थे। फाइन गोल्ड गॉड्स के बावजूद वो जरूरी माना के रेशे इतनी तेजी से जमा नहीं कर पाएंगे। अगर वो बैरूनी इलाके में रहे तो वक्त कम पड़ जाएगा। अंदरूनी इलाका ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन वहां ग्रेट लॉर्ड्स की तादाद कहीं ज्यादा है, जिससे टीम माना के रेशे बहुत तेजी से जमा कर सकेगी। गिल्ड लीडर, अंदरूनी इलाका लेवल 110 से ज्यादा के मोनेस्टर्स से भरा हुआ है, जिसमें काफी तादाद में ग्रेट लॉर्ड्स और मीथक मोनेस्टर्स शामिल हैं, यान तियानशीन ने फिक्रमंदी से कहा। लेवल 100 के बाद हर लेवल के साथ मोनेस्टर्स के बुनियादी औसाफ में नुमाया इजाफा होता है, और डेमन वुल्फ पहाड़ी सिलसिले के मोनेस्टर्स का जंगी मेयार गार्ड्स डोमेन के दीगर इलाकों के मोनेस्टर्स से भी ज्यादा था। अगर उनकी टीम का सामना गलती से अंदरूनी इलाके में लेवल 110 से ज्यादा के मीथक मोन्स्टर से हो गया तो उन्हें तबाही का खतरा होगा, चाहे उनके पास 28 फाइन गोल्ड गार्ड्स की मदद ही क्यों ना हो।
वो हाल ही में लेवल 101 तक पहुंचे थे और ذاتی मुहाफिजों की औसत लेवल सिर्फ 103 थी, जबकि कुछ लेवल 104 पर थे। पुरसुकून रहें। हम सिर्फ अंदरूनी और बैरूनी इलाकों के दरमियान सरहद को तलाश करने जा रहे हैं, सैफ अली ने कहा। इसके अलावा हमारे पास सिर्फ 28 फाइन गोल्ड गार्ड्स ही नहीं है। अपनी बात साबित करने के लिए सैफ अली ने अपने बैग से 2 समन गार्ड स्क्रोल निकाले और काइट और अन्नम को बुलाया। कुछ अरसा खुद मिशन करने के बाद काइट और अन्नम बिलतरतीब लेवल 108 और 109 तक पहुंच गए थे। वो डेमन वुल्फ पहाड़ी सिलसिले के अंदरूनी इलाके के मोनस्टर्स से सिर्फ थोड़ा कम लेवल पर थे। काइट और अन्नम की लेवल देखकर टीम पुरसुकून हो गई। अगरचे दोनों एनपीसीज ने लेवल 110 की हद उबूर नहीं की थी, लेकिन वो सब जानते थे कि ये दोनों कितने ताकतवर हैं। दोनों में डार्क गोल्ड रैंक की तरक्की की सलाहियत थी और वो फाइन गोल्ड गार्ड्स से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। इन 30 ज़ाती मुहाफिजों के साथ टीम लेवल 110 से ज्यादा के ग्रैंड लॉर्ड्स पर छापा मारने की मुकम्मल सलाहियत रखती थी। इसके बाद टीम क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप पर सवार हुई और डेमन वुल्फ पहाड़ी सिलसिले के अंदरूनी इलाके की तरफ रवाना हो गई। अंदरूनी इलाके में सारा साल सफ़ेद धुंध और मुसलसल बर्फानी तूफान रहते थे, जिससे हद निगाह महदूद हो जाती थी। यहां तक कि टीम के खिलाड़ी भी 400 गज से ज्यादा दूर नहीं देख सकते थे। अगर खिलाड़ी मोहतात न रहते तो वो आसानी से मोनस्टर्स के घात का शिकार हो सकते थे। ताहम सैफ अली डेमन वुल्फ पहाड़ी सिलसिले के अंदरूनी इलाके से काफी वाकिफ था और उसने अपने फ्लाइंग शिप को इलाके के बर्फपोश जंगलात में से एक की तरफ मोड़ा। यहां न सिर्फ हद निगाह अंदरूनी इलाके के दीगर हिस्सों से बेहतर थी, बल्कि ये मोनस्टर्स सिर्फ लेवल 110 और 112 के दरमियान थे। मजीद बरआ, जंगल में भेड़ियों के गौल एक दूसरे से फासिला रखते थे, इसलिए उन्हें लड़ाई के दौरान बहुत ज्यादा मोनस्टर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। कोला, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ग्रुप मोनस्टर्स को इकट्ठा करे। तियानशीन, तुम्हारा ग्रुप अल्फा को मरकजी ग्रुप से दूर ले जाएगा। बाकी सब पहले आम मोनस्टर्स को तरजीह दें, फिर उनके मरने के बाद अल्फा को निशाना बनाएं, सैफ अली ने करीबी गौल को देखते हुए कहा। टू आउडेड फ्रास्ट वुल्फ लेवल 110 HP 290/0000/290/000000। फ्रास्ट वुल्फ चीफ्टीन लेवल 112 HP 750/750/750/00000। जिस भेड़ियों के गौल का वो सामना कर रहे थे इसमें सिर्फ 200 के करीब अरकान थे, जिनमें से 40 ग्रेट लॉर्ड्स थे और एक ग्रैंड लॉर्ड था। एक आम टीम को इस गौल के साथ मुश्किल पेश आती, लेकिन उन भेड़ियों को मारना उनके लिए आसान होना चाहिए था। कोला, टर्टल डोव और ये वोमियान फौरन अलग हो गए और मुख्तलिफ समतों से गौल के करीब पहुंचे। उन्होंने भेड़ियों को एक बड़े ग्रुप में इकट्ठा किया। इससे पहले के यान तियानशीन, फ्लाइंग शेडो और टीम के बाकी कातिलों ने फरास्ट वुल्फ चीफ्टीन पर घात लगाकर हमला किया, इसकी तवज्जो हासिल की और इसे गौल के तहफ़्फ़ुज़ से दूर ले गए। जैसे ही फ्रास्ट वुल्फ चीफ्टीन और गौल अलग हुए, अन्नम और टीम के दीगर जादुई क्लासेस ने फरास्ट वोल्स पर अपने जादू की बौछार कर दी। बाकी लड़ाका अरकान ने फिर एक दिफाई लाइन बनाई, जिससे फरास्ट वोल्स को रेंजड खिलाड़ियों तक पहुंचने से रोका गया। हमलों के 2 दर्जन राउंड्स के बाद सिर्फ ग्रेट लॉर्ड रैंक के 2 आउडेड फ्रास्ट वोल्व्स बाकी रह गए। बाकी फरास्ट वोल्व्स बर्फ में मुर्दा पड़े थे। उनके गिरने से लड़ाका क्लासेस पर दबाव का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। मजीद 10 मिनट के बाद फ्रास्ट वुल्फ चीफ्टीन के अलावा हर फरास्ट वुल्फ मर चुका था। 200 से ज्यादा फरास्ट वोल्व्स को मारने के बाद टीम के तजुर्बे के बार्स में बड़ा इजाफा हुआ था, जो कि बैरूनी इलाके के मुकाबले में लेवल बढ़ाने की कहीं ज्यादा तेज रफ्तार थी। उन्होंने फ्रास्ट वोल्व्स से माना के 14 रेशे भी हासिल किए थे। एक बार जब कोला ने यान तियानशीन से फरास्ट वुल्फ चीफ्टीन की तवज्जो हासिल कर ली, तो टीम ने 5 मिनट से भी कम वक्त में ग्रैंड लॉर्ड का काम तमाम कर दिया। फ्रास्ट वुल्फ चीफ्टीन ने न सिर्फ माना का एक और रेशा फराहम किया, बल्कि मरते वक्त उसने 20 से ज्यादा अशिया भी गिराए, जिनमें से एक लेवल 105 का फाइन गोल्ड सामान था। कुदरती तौर पर टीम अपने नताइज पर पुरजोश थी। डेमन वुल्फ पहाड़ी सिलसिले के बैरूनी इलाके में 2 दिन तक मुसलसल पीसने के बाद जो बेहतरीन लूट मिली थी वो लेवल 100 के सीक्रेट सिल्वर सामान के चंद टुकड़े थे, लेकिन एक फरास्ट वुल्फ चीफ्टीन को मारने के बाद उन्होंने लेवल 105 का फाइन गोल्ड सामान हासिल कर लिया था, जो उनकी पिछली बेहतरीन लूट से 2 रैंक बेहतर था। हम खुशकिस्मत रहे हैं।
इस फ्रास्ट वुल्फ चीफ्टीन ने सोनोफ्रास्ट सीट का एक टुकड़ा गिराया है, जो जादुई क्लास के खिलाड़ियों के लिए फाइन गोल्ड सीट सामान है। सैफ अली ने लेवल 105 के फाइन गोल्ड रैंक के कपड़े के ज़रा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिसे इसने उठाया था। मुकम्मल सीट लेवल 110 तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लेवल 100 के बाद फाइन गोल्ड सीट सामान इंतहाई नायाब था। 3 के खिलाड़ियों के लिए मियारी सामान लेवल 100 के बाद फाइन गोल्ड सामान तक महदूद था। बहुत कम माहिरीन इतने खुशकिस्मत होंगे कि वो मुकम्मल फाइन गोल्ड सीट सामान पहन सकें। सोनोफ्रास्ट सीट के टुकड़े के अलावा फ्रास्ट वुल्फ चीफ्टीन ने लेवल 105 के सीक्रेट सिल्वर सामान के 2 टुकड़े गिराए थे। ये यकीनी तौर पर इस इलाके में पहली बार आने का फायदा था। आमतौर पर फ्रास्ट वुल्फ चीफ्टीन जैसा ग्रैंड लॉर्ड इतनी वाफिर लूट नहीं गिराता। गिल्ड लीडर, चूंकि फ्रास्ट वुल्फ चीफ्टीन सोनोफ्रास्ट सीट के टुकड़े गिराता है, इसलिए इसे लेवल 105 के दीगर फाइन गोल्ड सीट सामान के टुकड़े भी गिराने चाहिए। हमारी पहले की जासूसी की कोशिशों के नताइज की बुनियाद पर करीब ही कई फ्रास्ट वुल्फ चीफ्टीन्स मौजूद हैं। हमें इन सब को मार देना चाहिए, यान तियानशीन ने मशवरा दिया। हिमम, सब तैयार हो जाएं। कोला, एक और फ्रास्ट वुल्फ चीफ्टीन को हमारी तरफ लाओ, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। चैप्टर 2392 लेवल में तेजी से इजाफा। सैफ अली के हुक्म पर कोला जोश व खरूश से एक और फ्रास्ट वुल्फ चीफ्टीन को लाने के लिए रवाना हो गया। दरी असना, टीम के बाकी अरकान भी इतने ही जोश के साथ अपनी जंगी फॉर्मेशंस में आ गए। अगरचे वो 3 तक पहुंच गए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर ने वही सामान पहना हुआ था जो लेवल 100 तक पहुंचने पर उनके पास था। उनके पास लेवल 100 के फाइन गोल्ड सामान के बहुत से टुकड़े भी नहीं थे। लेवल 100 के डार्क गोल्ड सामान की तो बात ही अलग है। उन्होंने अपने लेवल 100 के फाइन गोल्ड सामान की अक्सरियत अपने प्रमोशन मिशंस के दौरान हासिल की थी। उनके एपिक हथियार और सामान शायद लेवल 100 पर अब भी कारामद रहे हों, लेकिन इसके बाद उन अशिया की ताकत में कोई इजाफा नहीं हुआ था। जैसे जैसे वो लेवल बढ़ाते रहेंगे, ये एपिक हथियार और सामान के टुकड़े तेजी से गैर मुअस्सर होते जाएंगे। अगर वो अब लेवल 105 का फाइन गोल्ड सीट सामान हासिल कर सकते, तो न सिर्फ इससे उनके बुनियादी औसाफ में नुमाया इजाफा होता, बल्कि वो लेवल 100 के सपर लार्ज स्केल टीम डंजन्स पर छापा मारने के लिए काफी मजबूत हो जाते। लेवल 100 के सपर लार्ज स्केल टीम डंजन्स गार्ड्स डोमेन के डंजन्स के लिए एक बड़ा मोड़ थे, क्योंकि वहां से लेवल 100 से ज्यादा के डार्क गोल्ड और एपिक रैंक के हथियार और सामान मिलते थे। सबसे अहम बात यह है कि वहां से 3 की महारतों और जादू की किताबें मिलती थीं। जब वो 2 के खिलाड़ी थे तो वो महारतों और जादू की अहमियत को सही मानों में नहीं समझे थे और उन्हें लड़ाई के लिए सिर्फ इजाफी औजार समझते थे। उन्होंने लड़ाई में बुनियादी तौर पर अपने बुनियादी औसाफ, जंगी तकनीकों और जंगी मेयारात पर इन्हिसार किया था। ताहम उन्हें एहसास हुआ था कि 3 तक पहुंचने के बाद वो नजरिया अब कारामद नहीं रहा। 3 की महारतें और जादू ताकतवर जंगी तकनीकों से कम अहम नहीं थे। खिलाड़ी के माना बाडी के साथ 3 की महारतें और जादू 2 की महारतों और जादू के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकत दिखाएंगे। यही वजह थी कि अपने कमतर जंगी मेयार के बावजूद 3 के एनपीसीज इसी लेवल के 3 खिलाड़ियों को इतनी आसानी से दबा सकते थे। ये मुख्तलिफ बुनियादी औसाफ का मामला नहीं था, बल्कि इस बात का फर्क था कि किसी के पास कितने 3 जादू और महारतें हैं। अगर वो भी बड़ी तादाद में 3 महारतें और जादू सीख ले, तो उनकी जंगी ताकत नई बुलंदियों को छू लेगी। यहां तक कि अगर उनका सामना बेहतर जंगी मेयार वाले 3 माहिरीन से हो, तो वो अपने मुखालिफिन को शिकस्त देने के काबिल होंगे। दरी असना, जाती मुहाफिजों के साथ मिलकर लड़ने के बाद कोला और उसके साथियों ने दूसरे फरास्ट वुल्फ वॉल को पहले के मुकाबले में बहुत आसानी से संभाल लिया। इस बार उन्हें फ्रास्ट वुल्फ चीफ्टीन को दूर ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उन्होंने बस ग्रैंड लॉर्ड और उसके मातहतों पर एक साथ हमला कर दिया। आखिरकार टीम ने 200 से ज्यादा फरास्ट वुल्फ्स को तकरीबन 1 दर्जन मिनट में खत्म कर दिया। अगरचे फ्रास्ट वुल्फ चीफ्टीन ने इस बार सोनोफ्रास्ट सीट का कोई टुकड़ा नहीं गिराया था, लेकिन इसने फरास्ट वुल्फ सीट के दस्ताने गिराए थे, जो प्लेट आर्मर क्लासेस के लिए 9 टुकड़ों वाला लेवल 105 का फाइन गोल्ड सीट सामान था। जब टीम की प्लेट आर्मर क्लासेस ने फ्रास्ट वुल्फ सीट के औसाफ देखे, तो उनकी आंखों में जोश की चमक पैदा हो गई। बकवास, ये नाइंसाफी है। ये फ्रास्ट वुल्फ सीट सोनोफ्रास्ट सीट से कहीं बेहतर है। इसका 6 टुकड़ों वाला सीट असर ताकत में 20% इजाफा करता है और सीट की लेवल की हद को लेवल 120 तक बढ़ाता है।
मुकम्मल 9 टुकड़ों वाला सीट असर तो सीट को एक रैंक अपग्रेड कर देता है, कालू भाई ने हैरत से कहा। इन जैसे 3 माहिरीन के लिए लेवल 100 से ज्यादा के हथियार और सामान हासिल करने से ज्यादा परेशान कुन कोई चीज नहीं थी। इस हकीकत की बुनियाद पर कि फरास्ट वुल्फ सीट लेवल 120 तक इस्तेमाल किया जा सकता था, मुकम्मल सीट लेवल 100 से ज्यादा के डार्क गोल्ड सीट सामान में भी सबसे ऊपर था। मुकम्मल फ्रास्ट वुल्फ सीट के साथ एक 3 खिलाड़ी के बुनियादी औसाफ आम 3 NPCs के बराबर हो जाएंगे। फ्रास्ट वुल्फ सीट। सैफ अली भी इतना ही हैरान हुआ जब उसने प्लेट आर्मर के दस्ताने देखे जिनसे हल्की सफेद चमक निकल रही थी। डेमन वुल्फ पहाड़ी सिलसिले का फ्रास्ट वुल्फ सीट उसकी पिछली जिंदगी में काफी मशहूर था। इसे गार्ड्स डोमेन के टॉप 10 लेवल 120 डार्क गोल्ड सीट सामान में से एक समझा जाता था। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पुराने खिलाड़ी भी इस सीट के ख्वाहिशमंद थे। ताहम फ्रास्ट वुल्फ सीट आमतौर पर इतना नायाब था कि कोई भी उन टुकड़ों को सिर्फ डेमन वुल्फ पहाड़ी सिलसिले के मरकज में मोनस्टर्स को मारकर हासिल कर सकता था, और फिर भी ये अंदरूनी इलाके में इसकी टीम के लिए गिर गया था। ये नाकाबिल यकीन था। सैफ अली का दिल धड़कने लगा। उसने फौरन टीम को मजीद फ्रास्ट वुल्फ चीफ्टीन्स का शिकार करने की हिदायत की। अगर वो चंद फ्रास्ट वुल्फ सीट जमा कर सकते तो उन्हें लेवल 100 के सपर लार्ज स्केल टीम डंजन्स पर छापा मारने में कोई मसला नहीं होगा। टीम ने मुसलसल 7 दिनों तक पीसना जारी रखा, जिसके दौरान उन्होंने डेमन वुल्फ पहाड़ी सिलसिले के अंदरूनी इलाके में तकरीबन हर फ्रास्ट वुल्फ चीफ्टीन को कम अज कम एक बार मार डाला। नतीजे के तौर पर सैफ अली लेवल 105 से 107 तक पहुंच गया, जबकि इसके साथी लेवल 101 से 104 तक पहुंच गए। अगर मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन को उनकी लेवल बढ़ाने की रफ्तार का पता चल जाए तो वो हसद से मर जाएंगे। अगरचे फ्रास्ट वुल्व्स ने बहुत ज्यादा EXP फराहम की, बदकिस्मती से फ्रास्ट वुल्फ सीट के गिरने की शरह काफी कम थी। आखिरी वार से पहले डिवाइन प्रोविडेंस इस्तेमाल करने के बावजूद टीम ने सिर्फ 3 फ्रास्ट वुल्फ सीट मुकम्मल किए थे। टीम कपड़े के ज़रा वाले 5 स्नो फ्रास्ट सीट और चमड़े के ज़रा वाले 5 शेडो फ्रास्ट सीट जमा करने में भी कामयाब रही। सीट सामान के अलावा टीम ने लेवल 100 और लेवल 105 के सीक्रेट सिल्वर सामान के 1000 से ज्यादा टुकड़े हासिल किए, जो कि एक भरपूर फसल थी। अब वो 100 रुकनी टीम को मुकम्मल तौर पर लैस करने की इस्तेताअत रखते थे। जहां तक उनके मिशन के लिए मतलूबा माना का ताल्लुक है, उन्होंने कल 956 रेशे जमा कर लिए थे। वो अपने हदफ से सिर्फ चंद दर्जन रेशे दूर थे और उन्हें वक्त पर अपना मिशन मुकम्मल करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए था। दरीं असना स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात की लीजिंग नीलामी ने जीरो विंग को बड़े पैमाने पर मुनाफा पहुंचाया था। औसतन हर निजी मकान 1,50,000 क्रेडिट्स फी हफ्ता पर किराए पर दिया गया था। कई लीजिंग नीलामियों के इनेकाद के बाद जीरो विंग ने 1 अरब क्रेडिट्स से ज्यादा का मुनाफा कमाया था। इसने न सिर्फ जीरो विंग की फंड्स की शदीद जरूरत को कम किया, बल्कि इसने हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर को फैंगलिन सिटी में काफी ज्यादा वर्चुअल जंगी प्लेटफॉर्म कायम करने के काबिल भी बनाया, जिसके नतीजे में गिल्ड को ज्यादा काबिल अंदरूनी अरकान भर्ती करने में मदद मिली। गिल्ड लीडर, अब का मिशन कब तक मुकम्मल होगा? हाल ही में स्टार लिंक बहुत तेजी से फैल रहा है। अब उसे डेमन पैलेस की हिमायत भी हासिल है। उसने न सिर्फ बहुत से माहिरीन को भर्ती किया है, बल्कि हम देख रहे हैं कि मैदानों में ज्यादा खिलाड़ी हमारे अरकान पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। डार्क नाइट एम्पायर की बहुत सी ताकतों ने भी स्टार लिंक का साथ देने का इंतखाब किया है। हमारे अरकान न्यूट्रल मैप में कदम रखने से भी डर रहे हैं, और सूरत हाल को मजीद खराब करने के लिए इसने स्टार मून किंगडम में हमारी तरक्की को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। लियांग जंग ने वाज़े तौर पर मायूसी के साथ रिपोर्ट किया। अगरचे उन्होंने क्रिम्सन सुन सीट्स के साथ बहुत से माहिरीन को स्टार मून एडवेंचर अलायंस में शामिल होने की तरगीब दी थी, लेकिन स्टार लिंक ने इससे भी ज्यादा फवाइद की पेशकश करके इसका मुकाबला किया था। अब स्टार लिंक के एडवेंचर अलायंसेस के अरकान डेमोन हीलवर्ड की खुसूसी विरासत कहीं सस्ती कीमत पर खरीद सकते थे। नए फायदे ने बहुत से माहिरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे किया था। नतीजे के तौर पर स्टार लिंक ने मुअस्सिर तरीके से जीरो विंग की वसाइल की आमदनी को महदूद कर दिया था, जिससे गिल्ड के अरकान की लेवल बढ़ाने की कारकर्दगी महदूद हो गई थी, क्योंकि उन्हें इन मवाद की ज़रूरत थी ताकि वो पोशनस बना सकें और खुसूसी औजार तैयार कर सकें जो हाई लेवल न्यूट्रल मैप्स में पीसने के लिए ज़रूरी थे। अगरचे जीरो विंग सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए ये मवाद खरीद सकता था, लेकिन इसे ऐसा करने के लिए सिक्कों की ज़रूरत थी, जो किसी भी तरह से फ़ायदामंद सौदा नहीं था। मैं समझता हूँ
मेरा यह काम तकरीबन खत्म हो चुका है। अगर हमें सिक्कों की ज़रूरत है तो स्टोन फॉरेस्ट सिटी के निजी मकानात को क्रेडिट्स के बजाय सिक्कों के एवज लीज पर देना शुरू कर दें। इससे हमें कुछ वक्त निकालने के लिए काफ़ी सके मिल जाने चाहिए। सैफ अली ने मामले पर कुछ सोचने के बाद फैसला किया, मैं अपना मिशन मुकम्मल होते ही वापस आ जाऊंगा। लियांग जंग के पास सर हिलाने और सैफ अली की हिदायत पर अमल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब सैफ अली लियांग जंग से बात कर रहा था, मशरकी बर्र-ए-आज़म पर एक ममुआ ज़मीन में एक मतरूक कदीम जादुई सफ रंगीन चमक के साथ रोशन हुई। जैसे ही रोशनियों की कौस कज़ा मद्धम हुई, जादुई सफ से कई शख्सियात नमूदार हुईं। ममुआ ज़मीन में माना की इंतहाई कमी के बावजूद इन कई अफराद के गिर्द माना की एक घनी तह लिपटी हुई थी। दरहकीकत उनकी आमद की वजह से अर्द गिर्द माना की कसाफत में काफ़ी इजाफा हो गया था। तो ये है मशरकी बर्र-ए-आज़म। चैप्टर 2393 डेमन वुल्फ पहाड़ी सिलसिले का राज। डेमन वुल्फ पहाड़ी सिलसिला, हाउलिंग विंड कीनन। सैफ अली और उसकी टीम पहाड़ के दामन से आने वाले डेमन वोल्व्स के एक बड़े गौल को रोकने के लिए जोश व खरूश से लड़ रहे थे। ये गौल उन तमाम फरास्ट वुल्फ गोलों से बड़ा था जिनका उन्होंने पहले सामना किया था, जिसमें हजारों अरकान थे। मजीद बरां, हर डेमन वुल्फ लेवल 110 इससे ऊपर का था, बशमूल लेवल 114 के डेमन वोल्व्स। इनमें से बहुत से दरिंदे ग्रेट लॉर्ड्स थे और गौल में कुछ ग्रैंड लॉर्ड्स भी थे। टीम का कोई भी रुकन आराम करने की इस्तिताअत नहीं रखता था, मबादा डेमन वुल्फ गौल उन पर गालिब आ जाए। अगर फाइन गोल्ड गार्ड्स पहाड़ के वाहिद रास्ते को ना रोकते और अननन डेमन वोल्व्स को दबाने के लिए जादुई सफ का इस्तेमाल न करती, तो ये दरिंदे सैफ अली और उसकी टीम को बहुत पहले हड़प कर चुके होते। गिल्ड लीडर, ये पीसने के लिए एक हैरत अंगेज जगह है। इन डेमन वोल्व्स के गौल के बाद गौल हमारी तरफ आ रहे हैं। यहां हमारी लेवल बढ़ाने की रफ्तार फरास्ट वोल्व्स को पीसने के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज है, कालू भाई ने मुस्कुराते हुए कहा जब इसने डेमन वोल्व्स के एक और गौल को पहाड़ के दामन की तरफ आते देखा। मुझे यकीन है कि हम यहां एक दिन से भी कम वक्त में लेवल 105 तक पहुंच सकते हैं। फ्रास्ट वोल्व्स को पीसने के मुकाबले में उनकी मौजूदा लेवल बढ़ाने की रफ्तार बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर थी। उन्होंने फ्रास्ट वोल्व्स के शिकार में बहुत वक्त लगाया था, लेकिन उन्हें डेमन वोल्व्स का पीछा करने की जरूरत नहीं थी, जो बाकायदगी से कुमक बुलाते थे। उन्हें बस फ्रंट लाइन पर लड़ाका फाइन गोल्ड गार्ड्स को तैनात करने की जरूरत थी, जबकि बाकी टीम महफूज फासले से हमला करती थी। ये दरिंदे कम अज कम लेवल 110 के हैं। अगर हम यहां ठहरें तो हम लेवल 110 तक पहुंचने तक अपनी लेवल बढ़ाने की रफ्तार बरकरार रख सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें मुख्तलिफ सपर पावर्स के माहिरीन से डरने की जरूरत नहीं होगी जब वो 3 तक पहुंच जाएंगे, यान तियानशीन ने जोश से चमकती आंखों के साथ कहा। यह सच था कि जीरो विंग ने इतनी जल्दी 3 तक पहुंचकर एक बड़ा फायदा हासिल कर लिया था, लेकिन यान तियानशीन समझता था कि मुख्तलिफ सपर पावर्स के पास इसके गिल्ड के मुकाबले में कहीं ज्यादा और मजबूत माहिरीन है। जीरो विंग का मुख्तलिफ सपर पावर्स पर फायदा सिर्फ आर्जी था। एक बार जब सपर पावर्स के माहिरीन भी अपने प्रमोशन मिशंस मुकम्मल कर लेंगे तो जीरो विंग नुकसान में होगा। वो मुसलसल इस बारे में फिक्रमंद रहा था। जीरो विंग की स्टार लिंक के साथ दुश्मनी अब भी जारी थी और दूसरे जहानों से हमला आवर होने वाली मुख्तलिफ ताकतों को कम नहीं समझा जा सकता था। इनमें से हर एक ताकत लेवल 100 के न्यूट्रल मैप्स और स्टोन फॉरेस्ट सिटी के वसाइल पर नजरें जमाए हुए थी। ताहम इस मुहिम ने इसके कुछ खदशात को दूर कर दिया था। गार्ड्स डोमेन में 3 तक पहुंचने के बाद खिलाड़ी को हर लेवल के साथ मिलने वाले बुनियादी औसाफ का उसकी कारकर्दगी पर इतना असर नहीं पड़ेगा जितना पहले होता था, बल्कि हथियारों, सामान और जंगी मेयारात का खिलाड़ियों की जंगी ताकत पर ज्यादा नुमायां असर पड़ेगा। ताहम तेजी से लेवल बढ़ाकर जीरो विंग के चोटी के माहिरीन के पास हाई रैंक वाले मिशंस के लिए ज्यादा वक्त होगा, जिससे वो अपने हथियारों, सामान और जंगी मेयारात को जल्द अपग्रेड कर सकेंगे। लेवल के फायदे के साथ उनके पास मुख्तलिफ सपर पावर्स के माहिरीन का मुकाबला करने और जीरो विंग की पोजीशन मुस्तहकम करने का मौका था। लेवल 100 के न्यूट्रल मैप में इतनी शानदार जगह कैसे हो सकती है? सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने यान तियानशीन के इतनी जल्दी लेवल 110 तक पहुंचने के इम्कान के जिक्र पर अपने साथियों के पुरजोश तासुरात देखे। इस इलाके में मोनेस्टर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहां रहना हमारी स्टेमिना और इर्तिकाज पर भारी पड़ेगा। हम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। सैफ अली पहले ही इस इलाके और उसके डेमन वोल्व्स के बारे में जानता था,
लेकिन वो टीम को यहाँ पहले इसलिए नहीं लाया था क्योंकि माहौल खिलाड़ियों की स्टेमिना और इर्तिकाज पर बोझ डालता था। इन अवामिल को मद्देनजर रखते हुए उनकी पीसने की कारकर्दगी यहाँ फ्रास्ट वोल्फ गोलों को पीसने से ज्यादा बेहतर नहीं थी। मजीद बरा फ्रास्ट वोल्व्स डेमन वोल्व्स के मुकाबले में बेहतर लूट गिराते थे। ताहम जीरो विंग की मौजूदा मुश्किल सूरत-ए-हाल उसे ज्यादा देर तक डेमन वोल्फ पहाड़ी सिलसिले में रहने की इजाजत नहीं देगी, जिसकी वजह से इसने डेमन वोल्व्स को पीसने का फैसला किया। टीम के अरकान अपनी स्टेमिना और इर्तिकाज के गीजुस को देखने से खुद को ना रोक सके, और जैसा कि सैफ अली ने उन्हें खबरदार किया था, उन्होंने महसूस किया कि वो फ्रास्ट वोल्व्स को पीसते वक्त के मुकाबले में दुगना ज्यादा खर्च कर रहे थे। वो वाकई ज्यादा देर तक डेमन वोल्व्स से नहीं लड़ पाएंगे। यकीनन यहाँ का माहौल बिल्कुल बुरा नहीं है। ये हमारी स्टेमिना और इर्तिकाज के इस्तेमाल की शरह को बढ़ाता है, लेकिन यह हमारे माना बॉडीज के मुताबिक ढलने और हमारी तीन महारतों और जादू की मशक करने के लिए बेहतरीन जगह भी है। आपको शाज व नादिर ही कहीं और ऐसा मौका मिलेगा, सैफ अली ने सबकी मायूसी देखकर मुस्कुराते हुए कहा। डेमन वोल्फ पहाड़ी सिलसिला कोई आम ममनुआ जमीन नहीं थी। ये टीम तक पहुंचने के बाद खिलाड़ियों के लिए तरबियत की एक कीमती जगह थी, खास तौर पर इसलिए कि ये बिखरे हुए डेमन वोल्व्स से भरा हुआ था। न सिर्फ मैप अफरा तफरी वाली तवानाई से भरा हुआ था, जो यहाँ बहुत ज्यादा मजबूत थी, बल्कि वो तवानाई माना में भी खलल डालती थी। ये खिलाड़ियों के लिए अपने माना बॉडीज के मुताबिक ढलने में मदद करने के लिए बेहतरीन सूरत हाल थी। माना बॉडी T2 और T3 के दरमियान सबसे बड़ा फर्क था। माना बॉडी को खिलाड़ी का माना पूल भी कहा जा सकता है। माना बॉडीज वाले खिलाड़ी माना को उन खिलाड़ियों के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से कंट्रोल करते हैं जिनके पास माना बॉडी नहीं होती। T2 पर खिलाड़ी अपनी महारतों और जादू को ताकत देने के लिए अर्ध गिर्द के माना का इस्तेमाल करते थे, लेकिन एक बार जब वो T3 तक पहुंच जाते तो वो अपने अंदर मौजूद माना का भी इस्तेमाल करते। यही वजह थी कि T3 की महारतें और जादू T2 के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकतवर थे। ताहम अपने जिस्म के अंदर माना का इस्तेमाल आसान नहीं था। खिलाड़ियों को अपने माना बॉडी की एक खास सतह की समझ की जरूरत होगी। दरी असना खिलाड़ियों को अफरा-तफरी वाली तवानाई वाले माहौल में अर्ध गिर्द के माना को इस्तेमाल करने में दुश्वारी होगी, और इस तरह वो अपने अंदर मौजूद माना पर इन्हिसार करने पर मजबूर होंगे। यही वजह थी कि ऐसे माहौल खिलाड़ियों के लिए बहुत मददगार थे, क्योंकि वो अपने माना बॉडीज के मुताबिक ढलते थे। वाकई मैं अब अपने माना को थोड़ा ज्यादा वाज़े तौर पर महसूस कर सकती हूँ। असरात इतने वाज़े नहीं हैं, लेकिन मुझे अब अपना माना इस्तेमाल करना आसान लग रहा है, तारिक महमूद ने कहा। T3 तक पहुंचने के बाद जब वो अपने T3 जादू इस्तेमाल करती थी तो कुछ गलत महसूस होता था, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया था, ये फर्ज करते हुए कि ये महज इस वजह से है कि वो अपनी T3 जिस्मानी साख्त से नावाकिफ है। ताहम ऐसा लगता था कि गलत होने का वो एहसास उसके माना बॉडी पर कंट्रोल की कमी का नतीजा था, जिसने इसकी T3 जादू इस्तेमाल करने की सलाहियत को महदूद कर दिया था। जब टीम के बाकी अरकान को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने हमला आवर डेमन वोल्व्स पर हमला करते हुए अपना तरीकाकार तब्दील कर दिया। उन्होंने हमला करते वक्त अपने माना पर तवज्जो मरकूज करना शुरू कर दी, इस मौका को ढलने के लिए इस्तेमाल किया। 2 घंटे की मशक के बाद टीम ने अपनी T3 महारतों और जादू के मुकम्मल होने की शरह में नुमायां बेहतरी देखी। औसतन टीम के अरकान ने अपनी मुकम्मल होने की शरह में 4% इजाफा किया, जो उनमें से बहुत से लोगों को 80% की हद से आगे ले जाने के लिए काफी था। तारिक महमूद, जन्नत और एलोरन समर ने सबसे ज्यादा बेहतरी दिखाई, तीनों 85% से ज्यादा जादू मुकम्मल होने की शरह तक पहुंच गए। टीम का हर फर्द खुश हो गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हाउलिंग विंड की नैन तरबियत का ऐसा गैर मामूली मैदान होगा। यहां तक कि सैफ अली भी कुछ नई चीजें सीखने में कामयाब रहा। माजी में इसके पास सिर्फ ब्रोंज रैंक का माना बॉडी था, और अब जबकि उसके पास एपिक माना बॉडी था, माना को चलाने का तरीका बदल गया था। मुतासिर होकर वो अब अपने जिस्म को ज्यादा दुरुस्तगी के साथ कंट्रोल कर सकता था। उसने हकीकी दुनिया में अपने जिस्मानी कंट्रोल की एक नई समझ भी हासिल की। जब टीम को मिशन मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 19 मजीद माना के रेशों की जरूरत थी, कोला और उसके साथी लेवल 105 तक पहुंच गए। लेवल 100 के बाद पहली छोटी हद अबूर कर ली। बगैर किसी हिचकिचाहट के सैफ अली ने 3 फ्रास्ट वुल्फ सीट कोला, टर्टल डोव और शेडो सोरूड के हवाले कर दिए, जिससे इन तीनों के बुनियादी औसाफ में बड़ा इजाफा हुआ। दिफा और बुनियादी औसाफ बहुत ज्यादा है।
मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब लेवल 110 के मीथक मॉन्स्टर का भी मुकाबला कर सकता हूं, कोला ने अपनी नई ताकत का मुआयना करते हुए जोश से कहा। सैफ अली ने फ्रास्ट शेडो और सुनोफ्रास्ट सीट यान तियानशीन, तारिक महमूद और बाकियों को भी दिए। अपने नए सामान के साथ इन खिलाड़ियों के बुनियादी औसाफ आम 3 NPC से सिर्फ थोड़ा कम थे। मुनासिब सामान से लैस टीम ने आने वाले डेमन वोल्व्स को पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेजी से हलाक किया। नतीजे के तौर पर उन्होंने माना को बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से जमा किया। गिल्ड लीडर, मेरे ग्रुप की स्टेमिना और इर्तिकाज तकरीबन खत्म हो चुकी है, कालू भाई ने थके हुए लहजे में ऐलान किया। मेरे ग्रुप की हिम्मत भी जवाब दे रही है, यान तियानशीन ने मजीद कहा। अगरचे टीम के तमाम अरकान के पास हाई रैंक वाले माना बॉडीज थे, लेकिन वो इलाके में मौजूद पुरतशद्दुद माना के असरात का मुकम्मल मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर ब्रॉन्ज माना बॉडी वाले खिलाड़ी उनकी जगह लेने की कोशिश करते तो वो बहुत पहले ही हिम्मत हार चुके होते। अभी के लिए पीछे हटते हैं क्योंकि हर कोई थक चुका है। सैफ अली ने यह देखकर फैसला किया कि उन्हें अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 3 मजीद माना के रेशों की जरूरत है। वो अल्बागिरे के पास वापसी के रास्ते में आसानी से बाकी रेशे जमा कर सकते थे। सैफ अली ने फिर क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप निकाला ताकि हर कोई सवार होकर आराम कर सके। सवार होने के बाद टीम के अरकान ने आराम करने के लिए कमरे तलाश किए और खेल से लॉग आउट हो गए। दरी असना, सैफ अली ने फ्लाइंग शिप को डेमन वुल्फ पहाड़ी सिलसिले के बैरूनी इलाके की तरफ मोड़ा। जब वो बैरूनी इलाके की हिफाजत में पहुंच गया तो सैफ अली को लियांग जंग की तरफ से कॉल की दरख्वास्त मौसूल हुई। स्टार लिंक ने फिर कुछ किया है? सैफ अली ने पूछा। इसे कॉल किए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी। स्टार लिंक की तरफ से कुछ नया नहीं है, लेकिन मुझे अभी चेयरमैन शाह की तरफ से हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर में एक मसले के बारे में पैगाम मिला है। वो कहते हैं कि लोगों का एक ग्रुप चैलेंज करने आया है और उन्होंने पहले ही हमारे काफी ज्यादा सीनियर शागिर्दों को जख्मी कर दिया है, लियांग जंग ने कहा। चैलेंज करने वाले? सैफ अली ने पूछा। क्या मास्टर ली बाओ ने उनका मुकाबला नहीं किया? हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर में चैलेंजेस की कोई कमी नहीं थी क्योंकि बहुत से लोग फैंगलिन सिटी में रातों रात शोहरत हासिल करने के लिए हेवेंस रंबिल को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। ताहम सैफ अली आमतौर पर शाह यू और ली बाओ को इन मसाइल को हल करने देता था। मैंने सुना है कि मास्टर ली बाओ सिर्फ 3 चालों में हार गए। चेयरमैन शाह ने सिर्फ इस वक्त मुझसे राब्ता किया जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं रहा, लियांग जंग ने कहा। उन्होंने ली बाओ को भी हरा दिया। इस खबर ने सैफ अली को हैरान कर दिया। चैलेंज करने वाला कौन है? जब से इसने जीरो विंग के साथ तरबियत शुरू की थी, ली बाओ काफी मजबूत हो गया था। यहां तक कि एपिक्स अंदरूनी ताकत के माहिरीन में भी बहुत कम उसका मुकाबला कर सकते थे। कोई नहीं जानता और ट्रेनिंग सेंटर में इस पर हंगामा बरपा है। चेयरमैन शाह उम्मीद कर रहे हैं कि आप इससे निपटने के लिए फायर डांस को भेज सकते हैं, लियांग जंग ने कहा। जरूरत नहीं है, मैं खुद ट्रेनिंग सेंटर जाऊंगा, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। फायर डांस और बाकी सब अभी अपने 3 प्रमोशन मिशन के बीच में थे, इसलिए अभी उनका अपने वर्चुअल गेमिंग कैबिनेट से निकलना मुनासिब नहीं था। मजीद बरा, सैफ अली ये जानने के लिए बेताब था कि कौन इतना मजबूत है कि ली बाओ को हरा सके। चैप्टर 2394 ताकतवर हमला। फैंगलिन सिटी, हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर। जैसे ही सैफ अली हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर के ऊपरी मंजिल के ट्रेनिंग हॉल में पहुंचा, इसका इस्तकबाल लोगों की एक बड़ी तादाद ने किया। वो 2 ग्रुपों में बटे हुए थे, हेवेंस रंबिल के शागिर्दों का एक बड़ा ग्रुप और 3 मर्दों और 2 औरतों का एक छोटा ग्रुप। ट्रेनिंग सेंटर के अरकान के चेहरों पर तनाव था क्योंकि वो हाल के दूसरी तरफ मौजूद छोटे ग्रुप को खौफ से देख रहे थे। तीनों मर्द और 2 औरतें काफी जवान लग रहे थे। सबसे बड़े की उम्र 30 साल भी नहीं लग रही थी, जबकि उन अजनबियों में सबसे छोटे की उम्र 20 साल के अवाइल में मालूम होती थी। ताहम उन 5 मेहमानों के रोब ने उन्हें नुमाया कर दिया था। ग्रुप का सबसे बड़ा फर्द, एक ऐसा आदमी जिसका जिस्म फानग फैमिली की नौजवान नस्ल के सबसे मजबूत रुकन फानग मनगेओ से भी ज्यादा भारी था, एक आतिश फिशा की तरह महसूस हो रहा था। जब सैफ अली हाल में दाखिल हुआ तो सबकी तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हो गई। हाल मास्टर, ली बाओ ने माजरत ख़ाहाना तासुर के साथ सैफ अली का इस्तकबाल किया। सैफ अली ने ली बाओ से दरख्वास्त की थी कि वो हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर के कायम मकाम हॉल मास्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दें और तरबियती वसाइल की फराहमी जारी रखी थी। इस उम्र रसीदा शख्स को अलिफासरैक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स की काफ़ी बोतलें भी मिली थीं, और फिर भी
नौजवानों के एक ग्रुप ने इसे 3 चालों में हरा दिया था और वो सैफ अली की मौजूदगी की दरख्वास्त करने पर मजबूर हो गया था। आपकी चोटें कैसी हैं? सैफ अली ने पूछा, ये महसूस करते हुए कि ली बाओ मामूल से थोड़ा कमजोर लग रहा है। ये कोई संगीन बात नहीं है, बस चंद मामूली मोची है। मैं कुछ आराम के बाद ठीक हो जाऊंगा, ली बाओ ने कहा। ताहम आपको मोहतात रहना चाहिए। ये लोग आम लड़ाका नहीं हैं, खास तौर पर ग्रुप की क़ियादत करने वाला नौजवान। इसकी ताकत गैर इंसानी है। उसने मेरा पूरी ताकत वाला मुक्का भी बर्दाश्त कर लिया और इसे कोई चोट नहीं आई। इस मकाम पर ली बाओ मेहमानों के छोटे ग्रुप की क़ियादत करने वाले गोरिल्ला जैसे नौजवान से हैरान और खौफजदा था। वो गैर मामूली तौर पर मजबूत था, यहां तक कि एक न्यूट्रलाइजर ग्रैंड मास्टर भी इसका पूरी ताकत वाला वार बर्दाश्त करके बगैर किसी चोट के नहीं निकल सकता था। ताहम जब इसने इस नौजवान को मुक्का मारा था तो ऐसा महसूस हुआ था जैसे इसने स्टील की दीवार पर मारा हो। जब ली बाओ सैफ अली को हालिया वाक़यात से आगाह कर रहा था, गोरिल्ला नौजवान के साथ सुर्ख लिबास में मलबूस नौजवान खातून चलकर आई। हम दोबारा मिल रहे हैं, हाल मास्टर सैफ, नौजवान खातून ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। पिछली बार जब हम मिले थे तो मुझे अपना तारुफ करवाने का मौका नहीं मिला था। मेरा नाम फानग शीहान है, मैं माथोलॉजी के वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक हूं। मैं कीविलन कारपोरेशन की नुमाइंदा भी हूं। मैं शराकत दारी के लिए बातचीत करने आई हूं। माथोलॉजी, लियांग जंग ने खुली आंखों से नौजवान खातून को देखा। लियांग जंग अब वर्चुअल गेमिंग की दुनिया के लिए अजनबी नहीं थी। जीरो विंग में शामिल होने के बाद उसने वर्चुअल गेमिंग की दुनिया और ख़ास तौर पर गॉड्स डोमेन पर मुकम्मल तहकीक की थी। वो माथोलॉजी के बारे में जानती थी, जो वर्चुअल गेमिंग की दुनिया के 5 अजीम सपर गिल्ड्स में से एक था। माथोलॉजी वर्चुअल गेमिंग की दुनिया के उरूज पर खड़ा था। ताहम लियांग जंग ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि फानग फैमिली के सपर गिल्ड के साथ ताल्लुकात होंगे। यहां तक कि सैफ अली ने भी फानग शीहान को हैरत से देखा। ताहम वो माथोलॉजी के बारे में सुनकर हैरान नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए कि इसने अपनी पिछली जिंदगी के दौरान कभी नहीं सुना था कि फानग शीहान सपर गिल्ड के वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक थे। शराकत दारी, इस किस्म की शराकत दारी? सैफ अली ने पूछा। गार्ड्स डोमेन में माथोलॉजी का असर व रसूख बताने की जरूरत नहीं है, और मुझे यकीन है कि अब गिल्ड की तरबियती सलाहियतों को खुद देख सकते हैं, फानग शीहान ने अपने पीछे मौजूद गोरिल्ला जैसे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुस्कुराते हुए इसने जारी रखा, माथोलॉजी का इरादा मशरकी बर्र-ए-आज़म पर तरक्की करना है, और गार्ड्स डोमेन के इस हिस्से के मुख्तलिफ गिल्ड्स में से हमने ये समझा है कि जीरो विंग में सबसे ज्यादा सलाहियत है। हमें जीरो विंग के सिर्फ 51% हिस्स दरकार हैं, और बदले में कीविलन कारपोरेशन सरमाया फराहम करेगी, जबकि माथोलॉजी हेवेंस रंबिल के अरकान के लिए मजीद तरबियत फराहम करेगी। हम आपके ट्रेनिंग सेंटर को शोहरत दिलाने में मदद करेंगे, जिससे जीरो विंग को ज्यादा बासलाहियत अरकान भर्ती करने में मदद मिलेगी। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? सैफ अली ने पूछा। मुझे डर है कि ये आपके बस में नहीं है, हाल मास्टर सैफ, फानग शीहान ने लापरवाही से कहा। मैं जानती हूं कि आप हाल ही में न्यूट्रलाइजर ग्रैंड मास्टर बने हैं और मेरे वालिद के एक भरपूर वार को कामयाबी से रोक चुके हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आपको अपनी ताकत पर काफी भरोसा। मुझे ये भी यकीन है कि आपको भरोसा है कि फैंगलिन सिटी में कोई भी लड़ाका आपको शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन माथोलॉजी के सामने आपकी ताकत कुछ भी नहीं है। जैसे ही फानग शीहान ने यह कहा, इसके पीछे मौजूद गोरिल्ला नौजवान आगे बढ़ा। इसके रोब की शिद्दत आसमान को छूने लगी। इसके पट्टे उभर आए, इसकी कमीज फट गई और नीचे से तांबे जैसी गहरी रंगत वाली जल्द नजर आने लगी। नौजवान का रोब दुगना मजबूत हो गया और उससे निकलने वाली सर्द कातिलाना नियत ने ली बाओ को भी थरथरा दिया। एक हैंगलियान ग्रैंड मास्टर, ली बाओ ने पुकारा। हैंगलियान स्टाइल में तरबियत पहले ही गैर मामूली तौर पर मुश्किल थी और बहुत कम लोग हैंगलियान मास्टर बन पाते थे। ताहम एक बार जब कोई इस स्टाइल में महारत हासिल कर लेता तो वो न्यूट्रलाइजर ग्रैंड मास्टर के खिलाफ भी डट जाने के काबिल हो जाता। ली बाओ ने पहले सिर्फ हैंगलियान ग्रैंड मास्टर्स के बारे में सुना था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके सामने मौजूद नौजवान, जिसकी उम्र अभी 30 साल भी नहीं हुई थी, हैंगलियान ग्रैंड मास्टर होगा। नहीं, इसका रोब मुकम्मल महसूस नहीं हो रहा। वो ग्रैंड मास्टर बनने से अभी आधा कदम दूर है। सैफ अली ने एक लम्हे के लिए गोरिल्ला नौजवान का मुशाहिदा करने के बाद सुकून से कहा। जैसा कि एक न्यूट्रलाइजर ग्रैंड मास्टर से तवक्को थी, अब की हिस्स तेज है।
फानगशी हान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैट हैंगलियान ग्रैंड मास्टर नहीं है। वो अभी इसके लिए ज़हनी तौर पर इतना तैयार नहीं है, लेकिन इसे आम न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर्स का मुकाबला करने में कोई मसला नहीं होगा। क्या आप अब भी ताउन से इनकार करते हैं, हाल मास्टर सैफ? उसने ज़ीरो विंग की मुकम्मल तहकीकात की थी, जिसमें स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर तवज्जो मरकूज थी। लेवल 100 के न्यूट्रल मैप में एक शहर के तौर पर यह एक खजाना था। एक बार जब उसे इस हकीकत का इल्म हुआ, तो उसने ज़ीरो विंग को हासिल करने का पुख्ता इरादा कर लिया, चाहे कीमत कुछ भी हो। स्टोन फॉरेस्ट सिटी इसके कंट्रोल में होने से वो माथोलॉजी के रैंक में ऊपर जा सकती थी। जब शायू ने फानगशी हान का बयान सुना, तो वो मायूस होने लगा। इसे अंदाजा नहीं था कि फानग फैमिली इतनी ताकतवर है कि वो हैंगलियान ग्रैंड मास्टर बनने के करीब पहुंचने वाले शख्स की मदद हासिल कर सकती है। अगरचे मैट असल हैंगलियान ग्रैंड मास्टर नहीं था, लेकिन इसे एक सरकारी मुकाबले में आम न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर्स पर जबरदस्त फायदा हासिल होगा। अगर सैफ अली इससे हार गया, तो हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर खत्म हो जाएगा। वही वो वजह था जिसकी वजह से ट्रेनिंग सेंटर अपनी मौजूदा जसामत और शोहरत तक पहुंचा था। अगर सैफ अली को शिकस्त हो गई, तो हेवेंस रंबिल सब कुछ खो देगा। लियांग जंग ने भी संजीदा तासुर के साथ ये तबादला देखा। ज़ीरो विंग को बासलाहियत अरकान भर्ती करने के लिए हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर की ज़रूरत थी। इसे खोना ज़ीरो विंग की तरक्की में एक बड़ी रुकावट होगा। मैं तुम्हारे लिए इसे ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगा, बच्चे। अगर तुम 3 वॉर बर्दाश्त कर सके तो मैं अपनी शिकस्त तस्लीम कर लूंगा। अगर तुम न कर सके, तो तुम ज़ीरो विंग के हिस्स हवाले कर दोगे, मैट ने ऐलान किया इससे पहले कि इसका मुक्का सैफ अली की तरफ बढ़ा। चैप्टर 2395 3 हथेलियां। मैट के अचानक हमले ने हाल में मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया। यकीनी तौर पर वो खुद को रोक नहीं सका। फानगशी हान को सैफ अली पर तरस आया जब इसने मैट का हमला देखा। मैट नाकाबिल यकीन हद तक बासलाहियत था, और हिल ट्रेनिंग सिस्टम के साथ काम करने के बाद, जो माथोलॉजी का बनाया हुआ जदीद तरीन तरबियती निज़ाम था, इसके पहले से मौजूद पुरतशद्दुद रुझानात मजीद नुमाया हो गए थे। अब वो लड़ाई का दीवाना था। माथोलॉजी में भी बहुत कम लोग थे जो मैट के साथ मुकाबला कर सकते थे। अपने सामने एक न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर को देखकर वो कुदरती तौर पर सैफ अली के साथ लड़ने के लिए बेताब था। वो हाल ही में हैंगलियान ग्रैंड मास्टर बनने के करीब पहुंचा था, और इसे अपनी ताकत को सही तरीके से आजमाने का मौका नहीं मिला था। सैफ अली के फैसला करने से पहले का वक्त मैट के लिए इसे लड़ाई पर मजबूर करने का बेहतरीन मौका था। अगरचे मैट को रोकना नामुमकिन नहीं था, लेकिन फानगशी हान ने सोचा कि सैफ अली के लिए माथोलॉजी की ताकत का तजुर्बा करना जरूरी है। ली बाऊ, जो सैफ अली के साथ खड़ा था, मैट का मुक्का देखकर घुटन महसूस करने लगा। ये वार उन वारों से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो मैट ने उनकी लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किए थे। न सिर्फ इस मुक्के ने आवाज की रफ्तार की हद को तोड़ दिया था, बल्कि इसे बचना भी नामुमकिन लग रहा था। ली बाऊ ने सोचा कि वो मौत के फरिश्ते को अपना नाम पुकारते हुए सुन सकता है। ताहम, जैसे ही मैट का वार लगने वाला था, सैफ अली ने इत्तेफाकना आधा कदम पीछे हटाया और अपना दायां कंधा ऐसे घुमाया जैसे इसे इस हमले की तवक्को हो। तकरीबन ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दरमियान एक पोशीदा रुकावट नमूदार हुई हो। मैट का मुक्का सैफ अली के कंधे से चंद सेंटीमीटर दूर बेजरर रुक गया। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मैट ने तंज किया जब सैफ अली ने इसे रोकने के लिए कोई और हरकत नहीं की। तुम्हारे तमाम एतमाद को क्या हुआ? मैट अभी हैंगलियान ग्रैंड मास्टर बनने से आधा कदम दूर था, और अगरचे वो आम न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर्स से ज्यादा जिस्मानी तौर पर फिट था, लेकिन इसकी जहनी प्रोसेसिंग इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसकी हिस्सियात और रद्द अमल की रफ्तार भी न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर से इतनी ही कमतर थी। अगर एक न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर उसके हमलों से बचने पर तवज्जो मरकूज करता, तो मैट उनके सामने बेबस होता। दरहकीकत, अगर ली बाऊ, जो कि एक चोटी का अंदरूनी ताकत का माहिर था, बचने पर तवज्जो मरकूज करता, तो उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा देर तक चलती। यही वजह थी कि मैट ने जानबूझकर सैफ अली को अपने 3 मुक्कों को बर्दाश्त करने का चैलेंज दिया था, वरना सैफ अली से लड़ना वक्त का जिया होता। इसे छोड़ो, मैट। हाल मास्टर सैफ तुम्हारे वॉर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं मशवरा देती हूं कि अब एक दूसरे का रेस में मुकाबला करें। कम अज कम इससे हाल मास्टर सैफ को जीत का मौका मिलेगा। फानगशी हान के पीछे खड़ी लंबी, छोटे बालों वाली औरत ने तमस्खुर उड़ाया।
औरत की इश्तियाल अंगेजी ने हेवेंस रंबिल के शागिर्दों को गुस्सा दिला दिया। यहां तक कि तजर्बाकार न्यूट्रलाइजनर ग्रैंड मास्टर्स भी हैंगलियान ग्रैंड मास्टर बनने के करीब पहुंचने वाले शख्स की जिस्मानी फिटनेस का मुकाबला करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। सैफ अली की तो बात ही अलग है, जो हाल ही में न्यूट्रलाइजनर ग्रैंड मास्टर बने थे। सैफ अली से मैट का बड़ा रास्त वार लेने का कहना एक मजाक था। शायद सैफ अली को औरत के जाल में फंसने से रोकने के लिए मशवरा देने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगर वो इसमें फंस गया और मैट से हार गया तो हेवेंस रंबिल की साख खाक में मिल जाएगी। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे दिलचस्पी नहीं है, मैं बस ये सोचता हूं कि ये शराइत मुनसिफाना नहीं है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। अगर आप जीत गए तो मुझे जीरो विंग के हिस्से बेचने होंगे, लेकिन अगर आप हार गए तो आप बस अपना सामान बांध कर चले जाएंगे। इस चैलेंज को कबूल करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? ये सादा सी बात है। हेड इंस्ट्रक्टर सैफ, अगर आप जीत गए तो मैं जीरो विंग को 300 मिलियन का कर्ज दूंगी। इसके अलावा हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर के लिए जदीद तरीन तरबियती सामान। मैं जमानत दे सकती हूं कि जो सामान मैं पेश कर रही हूं वो मुल्क के टॉप डवजोज और ट्रेनिंग सेंटर्स के बराबर है, फानग शीहान ने ऐलान किया। इसके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने ऐसे रद्द अमल का इजहार किया जैसे इसे सैफ अली के पूछने की तवक्को थी। जदीद तरीन तरबियती सामान, शायू की आंखें ये सुनकर चमक उठीं। 300 मिलियन क्रेडिट्स हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर के लिए एक बड़ी नेमत होंगे, लेकिन जदीद तरीन सामान कहीं ज्यादा अहम होगा। वो सामान जो फानग शीहान पेश कर रही थी शायद 300 मिलियन क्रेडिट्स का ना हो, लेकिन इसे मार्केट में खरीदना नामुमकिन था। सिर्फ सप्लायर्स के शिराकतदारों को ही रसाई हासिल थी। इसके मुकाबले में आम लोगों के लिए दस्तयाब बेहतरीन सामान 2 नस्लें पीछे था। यही वजह थी कि आम ट्रेनिंग सेंटर्स और डवजोज के शागिर्द टॉप डवजोज और ट्रेनिंग सेंटर्स के शागिर्दों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर को ये सामान मिल जाए तो उसकी सहूलियात में एक मियारी तब्दीली आएगी। बदले में ये ट्रेनिंग सेंटर को कहीं ज्यादा लोगों के लिए पुरकशिश बना देगा। ताहम सैफ अली ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। क्या आप अब भी मुतमईन नहीं हैं? फानग शीहान सैफ अली की खामोशी पर मुस्कुराई। अगर ये काफी नहीं है तो अपनी मुतालिबात बताएं, हेड इंस्ट्रक्टर सैफ। इससे पहले ही हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर की सूरत हाल का अच्छी तरह अंदाजा था। अगरचे ली बाऊ आम तौर पर ट्रेनिंग सेंटर की क़यादत करते थे और हेवेंस रंबिल के अरकान बेहतरीन तरबियत हासिल करते थे, लेकिन मुल्क के टॉप डवजोज और ट्रेनिंग सेंटर्स के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं था, खास तौर पर जब बात इसकी तरबियती सहूलियात की हो। अगर हेवेंस रंबिल जदीद तरीन सामान हासिल कर लेता तो उसकी सहूलियात खुद ही एक बेहतरीन तशहीरी औजार बन जाती जो कहीं ज्यादा अरकान को अपनी तरफ मुतवज्जे करते। सैफ अली के पास उसकी पेशकश को मुस्तरद करने की कोई वजह नहीं थी। जीरो विंग को अफरादी कुव्वत की शदीद जरूरत थी। आखिरकार फानग शीहान ने फर्ज किया कि सैफ अली के उसकी पेशकश पर ना उछलने की वाहिद वजह यह थी कि उसे मैट के मुक्कों को बर्दाश्त करने का यकीन नहीं था। ये जानते हुए वो नौजवान को अपने चैलेंज से इनकार करने का कोई बहाना नहीं देगी। हाल में मौजूद हर शख्स ने यही सोचा। वो पहले ही मैट की ताकत देख चुके थे। अगर सैफ अली एक वार लेने के बाद भी खड़ा रहता तो हर कोई मुतासिर होता। 3 की तो बात ही अलग है। चूंकि मिस फानग ने पूछा है तो मेरी सिर्फ एक शर्त है, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे भी मेरी हथेली के 3 वार बर्दाश्त करने होंगे। अगर आप जीत गए तो जीरो विंग अपने हिस्स बीच देगा। अगर मैं जीत गया तो मुझे लाइफ पोशन की 20 बोतलें चाहिए। एक लम्हे के लिए ट्रेनिंग हॉल में हैरत ज़दा खामोशी छा गई। क्या तुम पागल हो? फानग शीहान के पीछे खड़ी लंबी औरत ने सैफ अली को घूरते हुए कहा। हाल मास्टर, यहां तक कि लीबाऊ ने भी नौजवान को नाकाबिल यकीन नजरों से देखा। हैंगलियान स्टाइल के माहिरीन अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि अपने खौफनाक दिफा के लिए मशहूर थे। यही वजह थी कि एक हैंगलियान मास्टर न्यूट्रलाइजनर ग्रैंड मास्टर से लड़ने की हिम्मत करता था, लेकिन एपिक्स अंदरूनी ताकत के माहिरीन को तस्लीम करने से इनकार कर देता था। मैट हैंगलियान स्टाइल में ग्रैंड मास्टर बनने से सिर्फ आधा कदम दूर था और इस तरह इसकी जिल्द और हड्डियां स्टील की तरह ठोस थीं। इंसानी ताकत से इसे जख्मी करने की कोशिश करना एक मुकम्मल मजाक था। अब सिर्फ गोलियां ही उसकी खाल को तोड़ सकती थीं। 20 लाइफ पोशनर्स, फानग शीहान ने माथे पर बिल डाले। लाइफ पोशनर्स अलिफासरैक न्यूट्रेंट फ्लूइड्स की तरह नहीं थे। इनमें जिंदगी की गैर मामूली ताकत होती थी।
लाइफ पोशन की एक बोतल पीने से एक आम आदमी की जवानी बहाल हो सकती थी, और ये पोशनस ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्टों में बहुत ज्यादा मांग में थे। यहां तक कि किविलन कारपोरेशन जैसी बड़ी कारपोरेशन भी सिर्फ चंद बोतलें ही हासिल कर पाती थी। किविलन कारपोरेशन की शहजादी होने के बावजूद फानग शीहान को भी सालाना इतनी ज्यादा लाइफ पोशनस नहीं मिलती थीं। अगर मिस फानग समझती हैं कि यह शर्त बहुत ज्यादा है, तो हम इस चैलेंज को भूल सकते हैं, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए सोचा। अभी जीरो विंग और हेवेंस रंबिल के लिए ना तो क्रेडिट्स और ना ही जदीद तरीन सामान तरजीह थी। ये तंजीमें सिर्फ अपने मौजूदा जंगजुओं की ताकत को बेहतर बनाकर ही सही मानों में मजीद तरक्की कर सकेंगी। लाइफ पोशन बिलाशुबा जीरो विंग और हेवेंस रंबिल के लिए ऐसा करने के तेज तरीन तरीकों में से एक था। जब तक जीरो विंग और हेवेंस रंबिल मुस्तकबिल में काफी मजबूत हो जाते, अगर वो थोड़ा पैसा खर्च करने के लिए तैयार होते तो जदीद तरीन सामान हासिल करना मुकम्मल तौर पर मुमकिन था, लेकिन लाइफ पोशनस के मामले में ऐसा नहीं था। वो वाकई नायाब अशिया थीं। यहां तक कि स्टार लाइन कारपोरेशन का वारिस लो जीनगलो भी ज्यादा लाइफ पोशनस हासिल नहीं कर सकता था। सैफ अली की तो बात ही अलग है। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूं, फानग शीहान ने गुस्से से कहा। मुस्कुराते हुए उसने जारी रखा, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ हथेली के 3 वार हैं। बिल्कुल, सैफ अली ने सर हिलाया। तुम वाकई समझते हो कि तुम जीत सकते हो? बचत मुस्कुराते हुए मैट ने कहा, अगर मैं यहां खड़ा होकर तुम्हें 20 बार मारने दूं, तब भी तुम मुझे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकते। 3 की तो बात ही अलग है। ताहम, इससे पहले कि मैट कुछ और कह पाता, सैफ अली इसके पास गया और अपनी हथेली आगे बढ़ाई। बाहर वाले के नुक्ता नजर से ये वार हल्का और नर्म लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें किसी को खतरे में डालने की ताकत है। वो वार तो ऐसा भी नहीं लग रहा था कि किसी आम राहगीर को जख्मी कर सके। मैट की तो बात ही अलग है। ताहम, जैसे ही सैफ अली की हथेली उसके हदफ से टकराने वाली थी, हरकत बदल गई और अपने पीछे 3 अक्स छोड़ गई। टेड। हाल में एक मध्यम आवाज गूंजी और मैट के चेहरे का रंग उड़ गया, यहां तक कि इसकी रंगत जर्द हो गई। वो 3 कदम पीछे लड़खड़ाया, अपने पेट को पकड़े हुए वो घुटनों के बिल गिर गया, काफी देर तक कुछ बोलने के काबिल न रहा। चैप्टर 2396 ताकत का इब्तिदाई मुजाहिरा। जैसे ही मैट घुटनों के बिल गिरा, पूरे ट्रेनिंग हॉल में लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई। खास तौर पर छोटे बालों वाली लंबी औरत के चेहरे पर सख्ती आ गई, उसके तमस्खुर आमेज अल्फाज भूल गए। नामुमकिन। मैट, क्या हुआ? माथोलॉजी के अरकान अपने साथी के रद्दे अमल पर हक्का बका रह गए। वो सब मैट की ताकत और दिफा से बखूबी वाकिफ थे, लेकिन वो उसकी शख्सियत को भी जानते थे। इसलिए वो जानते थे कि ये कोई अदाकारी नहीं थी। सैफ अली की हथेली का वार नर्म लग रहा था। ये इतना ताकतवर भी नहीं लग रहा था कि किसी आम आदमी को जख्मी कर सके। मैट जैसे हैंगलियान माहिर की तो बात ही अलग है। फिर भी वार लेने के बाद मैट दर्द से मुड़े हुए जर्द चेहरे के साथ गिर गया। वार ने वाज़े तौर पर उसे काफी चोटें पहुंचाई थीं। यहां तक कि लीबाऊ और हेवेंस रंबिल के शागिर्द भी हैरत से मुंह खोले रह गए। फानग शीहान के ग्रुप की तो बात ही अलग है। हाल मास्टर ने क्या किया? हेवेंस रंबिल के शागिर्द उलझन में थे। वो पहले ही मैट की ताकत देख चुके थे, जब इसने लीबाऊ को 3 चालों में हरा दिया था। इस आदमी का दिफा इतना ज्यादा था कि उसने लीबाऊ का भरपूर वार बगैर किसी मसले के बर्दाश्त कर लिया था, और फिर भी वो सैफ अली की हथेली के एक नर्म वार का मुकाबला ना कर सका। क्या इस शख्स ने कोई छुपा हुआ हथियार इस्तेमाल किया? वाइस गिल्ड लीडर। वरना वो मैट को कैसे जख्मी कर सकता था? एक नौजवान ने, जो फानग मंगेओ जितना बड़ा था, खामोशी से फानग शीहान से पूछा। पुराने इंस्ट्रक्टर के अलावा, जो हाल में नहीं थे, हेवेंस रंबिल के मेहमानों में सबसे मजबूत मैट और फानग शीहान थे। चूंकि मैट इस वक्त बोल नहीं सकता था, इसलिए सिर्फ फानग शीहान ही अपने साथियों को बता सकती थी कि सैफ अली ने किया था। माथोलॉजी के बाकी ग्रुप ने सर हिलाया, नौजवान से इत्तेफाक किया। उन्होंने फर्ज किया कि सैफ अली ने जरूर धोखा दिया होगा। नहीं, उसने सिर्फ एक वार से हमला नहीं किया, बल्कि 3 फौरी हथेली के वार। फानग शीहान ने नाकाबिल बयान हद तक संजीदा तासुर के साथ सैफ अली को देखते हुए कहा। मजीद बरा, तीनों वार एक ही जगह पर लगे, इसलिए एक ही हमला लगा। इसका जिस्मानी कंट्रोल पहले ही रूहानियत के दायरे तक पहुंच चुका है। 3 हथेली के वार, ये कैसे मुमकिन है? इनकी लीडर के जवाब ने माथोलॉजी के अरकान को दंग कर दिया।
एक ही जगह पर कई बार वार करने की दुश्वारी को नज़रअंदाज करते हुए 3 बैक वक्त हमले करना एक नाकाबिल यकीन कारनामा था। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि उसे अंजाम देने के लिए किसी को किस किस्म की ज़हनी और जिस्मानी रद्द अमल की रफ्तार की ज़रूरत होगी। ये सही है, मैंने इत्तेफाक के मुताबिक हथेली के 3 वार किए। सैफ अली ने सच्चाई छुपाने की जहमत नहीं की। ताहम वो मैट को इतना जर्द देखकर थोड़ा हैरान हुआ। 3 हमलों को यकजा करने से न सिर्फ मुझे खाम ताकत बढ़ाने में मदद मिलती है, बल्कि इससे मेरे वार की घुसने वाली ताकत भी दुगनी हो जाती। ये सोच कर कि आपको सिर्फ मामूली चोटें आई हैं, मैं आपके पट्टों के दिफा से मुतासिर हुआ हूं। अगर आप चंद दिन पहले यहां आते तो मैं वाकई आपका मुकाबला ना कर पाता। हाउलिंग विंड कीनैन में अपने एपिक माना बॉडी के मुताबिक ढलने ने इसे मुतासिर किया था। हकीकी दुनिया में न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर बनने के बाद इसके दिमाग ने इसकी जिस्मानी सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए हार्मोन्स खारिज करना शुरू कर दिए थे। इसकी जहनी और जिस्मानी रद्द अमल की रफ्तार खास तौर पर नुमायां तौर पर बेहतर हुई थी, लेकिन सिर्फ बेहतर रद्द अमल की रफ्तार उसके लिए अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए काफ़ी नहीं थी। उसका जिस्मानी कंट्रोल अभी तक मुकम्मल नहीं था। ताहम अपने एपिक माना बॉडी में माना के बहाव को कंट्रोल करके उसने कुछ ऐसी जंगी तकनीकें सोची थीं जो उसके रद्द अमल की रफ्तार पर इन्हिसार करेंगी। अगरचे वो उन तकनीकों को हकीकी दुनिया में मुकम्मल तौर पर नहीं दोहरा सकता था, लेकिन वो तकनीकों की ताकत का एक हिस्सा दिखाने के काबिल था। इस हिस्से ने भी उसकी ताकत और घुसने वाली ताकत में बहुत इजाफा कर दिया, जिससे वो अपने वारों की कुव्वत को मैट के आज़ा की तरफ ले जाने के काबिल हो गया। यहां तक कि एक बालिग रीछ भी ऐसे हमले से महफूज नहीं रह सकता था। अगरचे मैट बेहतरीन हालत में था, लेकिन वो था तो इंसान ही। एक बार जब इसका दर्द बर्दाश्त करने के काबिल सतह तक कम हो गया, मैट खड़ा हो गया। सैफ अली को अपनी नज़रों में खौफ के इशारे के साथ घूरने लगा। उसने इस नौजवान से लड़ने का हर ख्याल तर्क कर दिया। तुम बहुत अच्छे, मैं ये चैलेंज हार गया हूं। हैंगलियान स्टाइल के माहिरीन अपनी खाम ताकत और दिफा के लिए मशहूर थे। वो न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर से टकराने की हिम्मत सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि वो नुमायां चोटें खाए बगैर वॉर बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते थे। दूसरी तरफ अगर वो खुशकिस्मत होते और एक वार लग जाता तो वो एक ही वार से अपने मुखालिफ को बेहोश कर सकते थे। ताहम उन्हें सैफ अली जैसे न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर से भागना पड़ेगा जो उनके दिफा को नज़रअंदाज कर सकता था। ऐसे फर्द से लड़ना सिर्फ उनकी मौत का सबब बनेगा। फिर भी सूरत-ए-हाल ने मैट को उलझन में डाल दिया। सैफ अली के अलावा उसने सिर्फ अपने पुराने इंस्ट्रक्टर से ही इतना शदीद वार खाया था। इसका इंस्ट्रक्टर एक पुराना जिन था जो कई दहाइयां पहले न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर बन चुका था। पुराने इंस्ट्रक्टर ने मजबूत होने के लिए जदीद तरीन सामान और अद्वियात से भी काफ़ी मदद हासिल की थी। इसकी ताकत अरसा दराज पहले गैर इंसानी सतह तक पहुंच चुकी थी। इसके मुकाबले में सैफ अली की उम्र अभी 20 साल के अवाइल में थी। आखिर ये नौजवान इतना ताकतवर कैसे बन गया? इस सूरत में क्या अब सौदे का अपना हिस्सा पूरा करेंगी मिस फानग? सैफ अली ने मैट के शिकस्त तस्लीम करने के बाद पूछा। मैट के साथ अपनी लड़ाई के बाद सैफ अली का दिमाग घूम रहा था। ये इसलिए नहीं था कि इसने हकीकी दुनिया में गॉड्स डोमेन की जंगी तकनीक को कामयाबी से अंजाम दिया था, बल्कि इसलिए कि वो माथोलॉजी के माहिराना मेयार से कितना मुतासिर हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि माथोलॉजी इतनी ताकतवर होगी। अगर माथोलॉजी भी ऐसे नाकाबिल यकीन जंगजुओं की परवरिश कर सकती है तो दूसरी सुपर पावर्स भी ज्यादा पीछे नहीं होनी चाहिए। सबसे बढ़कर सैफ अली को अपनी फिटनेस को परवान चढ़ाने के साथ साथ लीबाऊ और फायर डांस को न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर बनने में मदद करने के लिए लाइफ पोशनस के एक बड़े जखीरे की जरूरत थी। वरना हकीकी दुनिया में जीरो विंग की कार्रवाइयां शदीद खतरे में होंगी। 3 पामर्स 1 स्ट्राइक तकनीक शायद सादा लग रही हो, लेकिन इसे अंजाम देना इंतहाई मुश्किल था। अगर सैफ अली ने खुद को जहनी तौर पर तैयार न किया होता और मैट वार लेने के लिए बस वहां खड़ा न रहता तो वो इस तकनीक को अंजाम न दे पाता। मेरे पास इस वक्त 20 लाइफ पोशनर्स नहीं हैं, लेकिन मैं कल खत्म होने से पहले किसी से वो आपको पहुंचा दूंगी, फानग शीहान ने माथे पर बिल डालकर कहा। सैफ अली की ताकत इसकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा निकल गई थी। इसे यकीनन एक आम न्यूट्रलाइज्ड ग्रैंड मास्टर नहीं समझा जा सकता था। हमें दूसरे मामलात निपटाने हैं, इसलिए हम अभी इजाजत चाहेंगे। ऐसा कहने के बाद फानग शीहान अपने मातहतों के साथ चली गई और सैफ अली ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की।
फानग शीहान की विलन कारपोरेशन की शहजादी थी। वो अवामी सतह पर किए गए वादे को तोड़ने की इस्तिताअत नहीं रखती थी। फानग शीहान के ग्रुप के जाने के बाद ट्रेनिंग हॉल में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि शागिर्दों ने जश्न मनाया। हर किसी ने सैफ अली के मुजाहरे की तकरीबन पूजा की, जिसने हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर में उनके एतिमाद को ताज़ा कर दिया था। कुछ आम अरकान ने तो हेवेंस रंबिल के हकीकी शागिर्द बनने के लिए दरख्वास्त देने पर भी गौर किया। ताहम ट्रेनिंग सेंटर के बाहर खड़ी पुरतयुश मैग्ल्यू कार में माहौल इतना खुशगवार नहीं था। हम बस जा रहे हैं, वाइस गिल्ड लीडर। मैं जानता हूं कि हम यहां सिर्फ हेवेंस रंबिल के मयार को जांचने आए थे, लेकिन क्या हमारा बुनियादी मकसद ट्रेनिंग सेंटर के साथ वर्चुअल मुकाबला करना और फैंगलिन सिटी में इसके वर्चुअल जंगी प्लेटफॉर्म्स को छीनना नहीं था? सैफ अली शायद मजबूत हो, लेकिन जब हम वर्चुअल जंगी प्लेटफॉर्म में लड़ेंगे तो कहानी मुख्तलिफ होगी। टीम के खिलाड़ी के तौर पर अब की ताकत के साथ जीरो विंग का ब्लैक फुलियम भी अब का मुकाबला नहीं कर सकेगा। सैफ अली की तो बात ही अलग है, मैट ने शिकायत की। नहीं, हमें उसकी रिपोर्ट पुराने इंस्ट्रक्टर को करनी होगी, फानग शीहान ने सर हिलाते हुए कहा। आप उसे किसी भी तरह देखें, सैफ अली जैसे नौजवान का इतना ताकतवर होना अजीब है। मुझे यकीन है कि उसकी ताकत का कोई बड़ा राज है। अगर हम इस राज को दरियाफ्त कर लें तो हमें माथोलॉजी में कहीं ज्यादा इख्तियार हासिल हो जाएगा। ये मेरे लिए हेडक्वार्टर के 3 अजीम वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक बनने के लिए भी काफी हो सकता है। चैप्टर 2397 उरूज का दायरा। फैंगलिन सिटी, रेडस्टोन रेस्टोरेंट। फानग शीहान और उसके साथी रेडस्टोन रेस्टोरेंट के वीआईपी कमरों में से एक में एक आदमी के सामने खड़े थे, जिसका अंदाज कदीम था। वो आदमी आंखें बंद किए फर्श पर अलती पालती मार कर बैठा था। इस हकीकत के बावजूद कि इस आदमी के आधे बाल पहले ही सफेद हो चुके थे, इसके चेहरे के नकूश 40 साल के अवाइल के आदमी जैसे थे। ताहम हकीकत में इसकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी। अगरचे ये बूढ़ा आदमी मैट और दूसरों की तरह बड़ा या मजबूत नहीं था, लेकिन इसका रोब एक गैर मुतजलजल पहाड़ जैसा महसूस होता था। इसकी मौजूदगी में खड़े होकर इंसान इस बूढ़े आदमी की तज़ीम किए बगैर नहीं रह सकता था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सत्तू चिंग तियान था, जो फानग शीहान और उसके साथियों का इंस्ट्रक्टर था। मैट, क्या सैफ अली वाकई इतना ताकतवर है जितना शीहान ने बयान किया? क्या वो वाकई अपने हमलों की ताकत को यकजा करने के काबिल था? सत्तू चिंग तियान ने पूछा जब उसने आंखें खोली और अपने सामने मौजूद नौजवान को देखा। मुझे यकीन है। पहले वार के फौरन बाद इसके वार की घुसने वाली ताकत दुगनी हो गई। अगर मैंने काफी तेजी से रद्दे अमल न दिखाया होता और कुव्वत का कुछ हिस्सा न मोड़ा होता तो वो शायद मुझे बेहोश कर देता, मैट ने सर हिलाते हुए कहा। आज से पहले उसने ताकत की इस सतह का तजुर्बा सिर्फ सत्तू चिंग तियान से किया था और सैफ अली के वारों की याद अभी तक इसके जहन में ताज़ा थी। इंस्ट्रक्टर, मैंने सैफ अली की मुकम्मल तहकीकात की और ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी कि वो इस किस्म की ताकत रखता हो। वो हाल ही में ग्रैंड मास्टर के दायरे में पहुंचा है और उसने जज़वी तौर पर अपनी ज़हनी सलाहियत को बढ़ाया है। उसने गार्ड्स डोमेन में ज़रूर कुछ ऐसा पाया है जिसने इसे हकीकी दुनिया में ऐसी तकनीक अंजाम देने के काबिल बनाया है, फानग शीहान ने अंदाज़ा लगाया। ऐसा लगता है कि जीरो विंग इतना सादा नहीं है, आखिरकार इसके पास बहुत से राज होने चाहिए, सत्तू चिंग तियान ने कहा। मुझे शक है कि इस सैफ अली ने सच्चाई के दायरों में काफी तरक्की की है। वो कम अज कम उरूज के दायरे तक पहुंच चुका होगा। उरूज का दायरा? ये कैसे मुमकिन है? मैट ने पुकारा। माथोलॉजी ने गार्ड्स डोमेन में सच्चाई के दायरों का जंगी निजाम दरियाफ्त किया था, जिसके उसूल गहरे थे। शुरू में मुख्तलिफ सुपर पावर्स में से कुछ ने सच्चाई के दायरों को रूहानियत के दायरे का नाम दिया था और उन्होंने दरियाफ्त किया था कि उन उसूलों को सीखने से इंसान जंगी तकनीकों पर नाकाबिल यकीन कंट्रोल हासिल कर लेता है। इन उसूलों को सीखना जंगी तकनीकों को अपनी हड्डियों पर कंधा करने के मुतरादिफ था। जो खिलाड़ी इन उसूलों को सीखते और उनकी कामयाबी से मशक करते वो हर हरकत के साथ जंगी तकनीक अंजाम दे सकते थे। वो अपनी फितरी सलाहियत से कहीं ज्यादा ताकत दिखा सकते थे। ताहम सच्चाई के दायरों में तरक्की करना एक शदीद चैलेंज था। यहां तक कि मैट, जो कि एक ज़हीन था, ने बमुश्किल आगाज किया था, फिर भी उसे माथोलॉजी के सबसे कामयाब अफराद में से एक समझा जाता था। और अब उन्हें पता चला कि सैफ अली, जो मैट से बहुत छोटा था, इससे आगे निकल गया था और उरूज के दायरे तक पहुंच गया था। वो खुद को इस पर यकीन करने की इजाजत कैसे दे सकता था?
इसीलिए मुझे यकीन है कि जीरो विंग ने बहुत से राज छुपा रखे हैं। माथोलॉजी ने सच्चाई के दायरों को तलाश करने के लिए बहुत ज्यादा अफरादी कुव्वत और वसाइल खर्च किए हैं, फिर भी हमने बमुश्किल कुछ तरबियती तरीके दरियाफ्त किए। सत्तू चिंग तियान ने कहा, जीरो विंग में इसकी दिलचस्पी बढ़ रही थी। जीरो विंग ने जरूर सच्चाई के दायरों से मुतालिक कुछ सुराग हासिल किए होंगे और तफसीली तरबियती तरीके दरियाफ्त किए होंगे, वरना कोई भी फर्द अकेले इस मेयार तक नहीं पहुंच सकता। अगर ये सच है तो हमें ये राज हासिल करना होगा, फानगशी हान ने ऐलान किया। इसकी नज़रों में जोश की चमक थी। माथोलॉजी मुसलसल सच्चाई के दायरों के राज तलाश कर रही थी, लेकिन जो सुराग उन्होंने दरियाफ्त किए थे वो कम और मुबहम थे। कहने की जरूरत नहीं कि उन्होंने अभी तक कोई बाकायदा तरबियती तरीका दरियाफ्त नहीं किया था। अगर वो जीरो विंग का तरबियती निज़ाम हासिल कर सके और इसे और माथोलॉजी की तहकीक को यकजा कर सके, तो न सिर्फ वो अपने जंगी मेयार को बेहतर बना सकेगी, बल्कि वो गिल्ड के अंदर मजीद इख्तियार भी हासिल कर सकेगी। वाइस गिल्ड लीडर, मशरकी बर्रे-आज़म पर जीरो विंग की जोड़ें अभी इतनी मजबूत हैं कि उन्हें हिलाया नहीं जा सकता, खास तौर पर अब जब उसके पास स्टोन फॉरेस्ट सिटी है। मुझे डर है कि हम कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। यहां तक कि अगर हम हेवेंस रंबिल ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाते हैं तो हमारे नताइज शायद न होने के बराबर होंगे। ज्यादा से ज्यादा हम जीरो विंग की भर्ती की शरह को कम कर देंगे, लेकिन हम बराह रास्त गिल्ड की बुनियादों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, मैट ने बेचैनी से कहा। वो भी शिद्दत से सच्चाई के दायरों का तरबियती निज़ाम चाहता था। अगर वो सच्चाई के दायरों में मजीद तरक्की कर सके तो न सिर्फ वो गार्ड्स डोमेन में मजबूत हो जाएगा, बल्कि वो हकीकी दुनिया में भी ज्यादा जंगी ताकत हासिल कर लेगा। इस बारे में फिक्र ना करो। चूंकि अब हम जानते हैं कि जीरो विंग ने सच्चाई के दायरों के बारे में सुराग हासिल कर लिए हैं, इसलिए हमारा गिल्ड उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देगा। मैंने जीरो विंग की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। ऐसा लगता है कि गिल्ड की स्टार लिंक के साथ जंग चल रही है और ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन की अनमोल शहजादी उसकी एक वजह है कि वो अब तक टका हुआ है, सत्तू चिंग तियान ने सुकून से कहा। अगर हम मुदाखलत कर सकें और अनमोल शहजादी को जीरो विंग की मदद करने से रोक सकें तो मुझे शक है कि गिल्ड स्टार लिंक के खिलाफ ज्यादा देर तक टुक पाएगा। शीहान, ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन का दौरा करो और कोरोंग को हमारे मौक़िफ़ से आगाह करो। मुझे यकीन है कि वो बूढ़ा आदमी अक्लमंदाना फैसला करेगा। मैं समझती हूं। वापसी के बाद मैं ये काम कर लूंगी, फानगशी हान ने सर हिलाते हुए कहा। उसने ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन पर दबाव डालने का सोचा था, लेकिन वो माथोलॉजी के बहुत से ब्रांच गिल्ड्स में से सिर्फ एक की वाइस गिल्ड लीडर थी। अगरचे गिल्ड में उसकी अच्छी साख थी, लेकिन इसे अहम मामलात में गिल्ड की नुमाइंदगी करने का कोई इख्तियार नहीं था। अब जबकि उसे इजाज़त मिल गई थी, इसे किसी मनफी असरात के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन इसके मुतालिबात मानेगा या नहीं, ये तो सवाल ही नहीं था। माथोलॉजी गार्ड्स डोमेन के 5 अजीम सपर गिल्ड्स में से एक था। यहां तक कि आम सपर गिल्ड्स को भी इसका एहतराम करना पड़ता था। ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन जैसे सपर फर्स्ट रेट गिल्ड की तो बात ही अलग है। दरी असना, जीरो विंग के मरकजी हेड क्वार्टर में एक बार जब सैफ अली को फानगशी हान के मातहत से लाइफ पोशन की 20 बोतलें मिल गईं, तो उसने 3 बोतलें ली बाऊ को दे दें। उसने इस आदमी को हिदायत की कि वो इस बरसरिकर के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर का दौरा करे जो ली बाऊ ने गार्ड्स डोमेन में तफरी के लिए बनाया था। मैट के साथ अपनी लड़ाई के बाद सैफ अली को आने वाले खतरे का एक अजीब सा एहसास हुआ। अगरचे गार्ड्स डोमेन में जीरो विंग आसानी से तरक्की कर रहा था, लेकिन हकीकी दुनिया में ये बहुत कमज़ोर था, ख़ास तौर पर जब बात बासलाहियत लड़ाकों को तोड़ने की हो। मुख्तलिफ सपर पावर्स ने पहले ही बड़े पैमाने पर ऐसा करना शुरू कर दिया था। ताहम, चूंकि सैफ अली गार्ड्स डोमेन में अपने मामलात में बहुत मसरूफ़ था, इसलिए इसके पास हेवेंस रंबिल की तरक्की पर तवज्जो देने का वक्त नहीं था। अगर वो चाहता था कि इसका ट्रेनिंग सेंटर बढ़े, तो उसे तवील मुद्दत के लिए इसके दिफा के लिए एक और ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट की ज़रूरत होगी। हेवेंस रंबिल में काम करने वालों में ली बाऊ बिलाशुबा ग्रैंड मास्टर के दायरे में पहुंचने के सबसे करीब था। इसके बाद फायर डांस और दूसरे थे। ली बाऊ की जिस्मानी फिटनेस और कंट्रोल पहले ही उरूज पर था, और वो ग्रैंड मास्टर के दायरे में कदम रखने से सिर्फ एक कदम दूर था। इस आखिरी कदम को उठाने के लिए इसकी ज़हनी सलाहियत में एक मियारी तब्दीली की ज़रूरत थी। अगरचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर में तरबियत टावर ऑफ फॉर गॉड्स में तरबियत जितनी मुअस्सर नहीं थी, लेकिन ली बाऊ के पास लाइफ पोशनस की मदद से वो आखिरी कदम उठाने का अच्छा मौका था। एक बार जब वो ग्रैंड मास्टर बन गया,
तो हेवेंस रंबल खौफनाक रफ्तार से बढ़ेगा। ट्रेनिंग सेंटर के पास मुख्तलिफ बड़ी कारपोरेशंस की हरासानी का मुकाबला करने का भी कहीं बेहतर मौका होगा। ली बाओ के साथ फारिग होने के बाद सैफ अली ने फायर डांस, वानिया, कोला, शेडो सॉरुड और टर्टल डोव के दरमियान मजीद 10 लाइफ पोशनस तकसीम कर दे, जो गिल्ड के वो माहिरीन थे जो पहले ही अंदरूनी ताकत पर उबूर हासिल कर चुके थे। लाइफ पोशनस को उनकी जिस्मानी फिटनेस और जहनी सलाहियत को फ़रोग देने में मदद करनी चाहिए। सैफ अली ने फिर अपने वर्चुअल गेमिंग केबिन में वापस जाने और गॉड्स डोमेन में दोबारा लॉग इन होने से पहले लाइफ पोशनस में से एक पी ली। उसका इरादा था कि वो जल्द अज जल्द मगरिबी बर्रे आज़म का पोर्टल खोले, तभी जीरो विंग गार्ड्स डोमेन में अपना कदम जमा सकेगा और हेवेंस रंबल ट्रेनिंग सेंटर को तरक्की देने के लिए काफ़ी वसाइल और ताकत हासिल कर सकेगा। जब तक सैफ अली दोबारा गार्ड्स डोमेन में दाखिल हुआ, कोला और बाकी सब ज्यादातर हिस्से में आराम कर चुके थे और तैयार थे। टीम ने कुछ देर के लिए डेमन वुल्फ पहाड़ी सिलसिले के बैरूनी इलाके में दोबारा पीसना शुरू किया, अपने मिशन के लिए माना के आखिरी रेशे जमा किए। ये मिशन एक मुश्किल मिशन है। अगर फाइन गोल्ड गार्ड्स ना होते तो हमें इसे मुकम्मल करने की कोई उम्मीद ना होती। मैं हैरान हूं कि जब हम उसे जमा कराएंगे तो हमें किस किस्म के इनामात मिलेंगे, कालू भाई ने सोचा, जोश से भरा हुआ जब उसने सैफ अली को माना का आखिरी रेशा जमा करते देखा। अगर हमने फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम हासिल कर ली तो कमाल हो जाएगा। ये पहला मौका था जब उन्होंने एक इन्फीरियर लेजेंडरी मिशन मुकम्मल किया था और उन्होंने ये मिशन लेवल 100 से ज्यादा के न्यूट्रल मैप में हासिल किया था। मिशन के इनामात यकीनन गैर मामूली होंगे। ठीक है, सब समेट लें। एक बार जब सब तैयार हो जाएं, तो हम निकल रहे हैं, सैफ अली ने कालू भाई के जोश पर मुस्कुराते हुए कहा। वो खास तौर पर इनाम की अशिया की परवाह नहीं करता था। वो जानता था कि एक इन्फीरियर लेजेंडरी मिशन के पास भी फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम देने का ज्यादा इम्कान नहीं होता, बल्कि वो इस फेवरेबिलिटी का मुंतजिर था जो वो मशहूर लोहार अल्बागिरे के साथ हासिल करेंगे। कुछ ही देर में सैफ अली और उसकी टीम एक बार फिर अल्बागिरे के सामने खड़ी थी। चैप्टर 2398 डिसइंटीग्रेशन पावर फाल। जब तक सैफ अली का ग्रुप अल्बागिरे के पास वापस आया, एनपीसी की खुदाई ताकत काफी कमजोर हो चुकी थी। देवताओं के तहफ्फुज के बावजूद हीरो के मरने का खतरा था। ये देखकर सैफ अली को तस्लीम करना पड़ा कि हासिद चुड़ैल नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर थी। सिर्फ एक बद्दुआ के साथ वो एक हीरो के ज़वाल का सबब बन सकती थी। इस किस्म की ताकत और चुड़ैल के गैर मुतवक्के मिजाज के साथ ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि उसे एक कुदरती आफत क्यों समझा जाता था। जब वो अच्छे मोड में होती तो वो किसी सल्तनत को खुशहाल बनाने में मदद कर सकती थी, लेकिन जब इसका मोड खराब होता तो वो किसी सल्तनत की तबाही का सबब बन सकती थी। सल्तनतें और सल्तनतें दोनों ही इस औरत का एहतराम और खौफ करती थीं। लॉर्ड अल्बागिरे, हमने हासिद चुड़ैल के माना के 1000 रेशे जमा कर लिए हैं। हमें आपकी बद्दुआ खत्म करने के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए? सैफ अली ने मुंजमद हीरो से पूछा। सादा है, आपको बस वो माना जो आपने जमा किया है मेरे गिर्द छोड़ना है। अल्बागिरे ने जोश की एक लहर के साथ टेलीपैथिक तरीके से बात की। ताहम जब मैं महर हटा रहा हूंगा तो हासिद चुड़ैल की फरास्त एल्फ उसे महसूस कर लेगी। मुझे अब से इसे रोकने के लिए कहना होगा जब तक कि मैं आज़ाद ना हो जाऊं। जैसे ही सैफ अली मजीद मालूमात पूछने वाला था, उनके गिर्द बर्फ में हलचल हुई। फिर वो एक औरत की शक्ल में जमा हो गई। वो औरत तकरीबन 2 मीटर लंबी थी और ज्यादातर इंसान लग रही थी, लेकिन इंसानों के बरक्स इसका जिस्म मुकम्मल तौर पर बर्फ से बना था। इसकी मुंजमद शक्ल में खुदाई निशानात कंधा थे जो उसे एक मुकद्दस रोब दे रहे थे। जब कोई इसकी मौजूदगी में खड़ा होता तो उसके सामने सर तस्लीम खम करने की ख्वाहिश को रोक नहीं सकता था। जैसे ही अर्द गिर्द के माना ने अपने मालिक को दरियाफ्त किया, वो औरत के गिर्द जमा हो गया। एक हायर मैजिक एल्फ। जब सब ने इस औरत के अदादो शुमार देखे तो उनकी सांसें रुक गईं। आइस एल्फ, उलुनीन, लेवल 110, HP 3 500 000 000/3 500 000 गार्ड्स डोमेन में मैजिक अलिफालिफ्स की लाइफ रेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा थीं, जो कि एलिमेंटल मखलूक़ात से कहीं ज़्यादा थीं। इंसान आजकल जो बहुत से जादू इस्तेमाल करते हैं वो मैजिक अलिफालिफ से शुरू हुए थे। माना ने इन मखलूक़ात को आम अलिफालिफ से भी ज़्यादा पसंद किया क्योंकि उनके जिस्म खुद माना से बने थे। दरी असना,
हाई मैजिक अलिफालिफ्स गार्ड्स डोमेन के दर्जाबंदी में मैजिक अलिफालिफ्स से ऊपर खड़े थे, जो मैजिक अलिफालिफ्स के दरमियान बादशाहों की तरह थे। इनकी लाइफ रेटिंग्स ड्रैगन्स का मुकाबला कर सकती थीं। क्या तुम वाकई समझते हो कि तुम मेरे आका की बद्दुआ से बच सकते हो? उलूनीम ने तमस्खुर उड़ाया जब उसने अलबागिरे को हिकारत भरी नजरों से देखा। उसने फिर सैफ अली और उसके साथियों पर अपनी नजर दौड़ाई और कहा, मुहिम जोआ, बेहतर होगा कि आप उन मामलात में अपनी नाक ना उड़ाएं जिनका अब से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी चले जाएं और मैं आपको छोड़ दूंगी। रुकी और अलबागिरे की मदद करें और मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी कि अब बाकी उन बेवकूफ नाइट्स के साथ यही रहें। जैसे ही उलूनीम बोली, टीम ने खौफ का एक जबरदस्त एहसास महसूस किया। वो हरकत करने के लिए जिदोजहद कर रहे थे जैसे उनके अर्द गिर्द की हुआ ने उन्हें जगह पर मुंजमद कर दिया हो। सांस लेना भी एक मुश्किल काम बन गया। क्या वो वाकई एक मीथक मोन्स्टर है? कोला ने उलूनीम को हैरत से देखते हुए बुड़बुड़ाया। सिर्फ चंद अल्फाज के साथ हाई मैजिक एल्फ ने टीम के खिलाड़ियों को साकित कर दिया था। वो उन मीथक मोनस्टर्स की तरह नहीं थी जिनका उन्होंने पहले सामना किया था। गिल्ड लीडर, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर हम इससे लड़ने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ जाती मुहाफिज ही 10 सेकंड से ज्यादा टुक पाएंगे। यान तियानशीन ने सैफ अली से सरगोशी करने के लिए बहुत ज्यादा तवानाई खर्च की। मुझे शक है कि हम इसके खिलाफ 5 सेकंड भी टुक पाएंगे, सैफ अली ने उलूनीम को देखकर तलखी से मुस्कुराते हुए कहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये उनफेरियर लेजेंडरी मिशन इतना बेरहम होगा। डेमन वुल्फ पहाड़ी सिलसिले में 10 दिनों के अंदर माना के 1000 रेशे जमा करना पहले ही एक नामुमकिन काम था, लेकिन उनके सामने जो चैलेंज था वो महज एक मजाक था। अगर सिस्टम ने उनका मुकाबला एक आम मैजिक एल्फ से कराया होता तो शायद उनके पास कोई मौका होता, लेकिन हाई मैजिक एल्फ से लड़ने की कोशिश करना एक हकीकी ड्रैगन को चैलेंज करने के बराबर था। अगरचे उन्होंने 4 आइस ड्रैगन पर छापा मारा था, लेकिन हीथवीट उनके पहुंचने से पहले शदीद जख्मी हो चुका था। इसकी जंगी ताकत इसके उरूज के करीब भी नहीं थी। मजीद बरा, सैफ अली अपनी हेवनली ड्रैगन बरत से इसे दबाने के काबिल था, जो कि वाहिद वजह थी कि उनके पास इसे शिकस्त देने का एक मामूली मौका था। उलूनीम, दूसरी तरफ, बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी थी। न सिर्फ उलूनीम की जंगी ताकत अपने उरूज पर थी, बल्कि एक हाई मैजिक एल्फ के तौर पर इसके पास सैकड़ों जादू उसके हुक्म पर थे। वो चंद सेकंड में टीम की 100 रुकनी टीम को गार्ड्स डोमेन के नक्शे से मिटा सकती थी। अगर खिलाड़ी इसके हमलों का मुकाबला करने के लिए मखसूस औजारों के बगैर उससे लड़ने की कोशिश करते तो उनकी बका की वाहिद उम्मीद जितनी जल्दी और दूर हो सके भागना था। बदकिस्मती से बाइबल ऑफ डार्कनेस के साथ 4 ग्रेट डेमन को बुलाना भी नामुमकिन था। उलूनीम की अक्ल इतनी ज्यादा थी कि वो फौरन सैफ अली को निशाना बनाएगी और ग्रेट डेमन इस बारे में कुछ नहीं कर सकेगा। मुहिम जोआ, मुझे 90 सेकंड दें। अगर आप इतनी देर तक टुक सके तो मैं खुद को इस बद्दुआ से आजाद कर सकता हूं, अलबागिरे अचानक चलाया। अलबागिरे के अल्फाज ने सब को बेजबान कर दिया। वो उलूनीम के डोमेन के अंदर बमुश्किल हरकत कर सकते थे। वो खुशकिस्मत होंगे अगर वो उसे 10 सेकंड के लिए रोक सकें, 90 की तो बात ही अलग है। उलूनीम कोई आम मीथक मोन्स्टर नहीं थी, वो एक ऐसी मखलूक थी जो 4 ग्रेट विजर्ड्स से ज्यादा अपने जादू में माहिर थी और इसे बड़े पैमाने पर लड़ाई पसंद थी। वो उन सब को एक एओई जादू से खत्म कर सकती थी जिससे इसे चैलेंज करने का कोई मौका नहीं मिलता था। 90 सेकंड, कुछ सोच विचार के बाद सैफ अली ने कोला की तरफ मोड़कर पूछा, कोला, क्या तुम उसे 10 सेकंड के लिए रोक सकते हो? अगर मैं अपनी बरसरक और लाइफ सेविंग महारतें फ़ाल कर दूं तो ये मुमकिन होना चाहिए, कोला ने अपनी सलाहियतों पर गौर करने के बाद कहा। उसने इस वक्त फ्रास्ट वुल्फ सीट पहना हुआ था और अपनी फरीगुमनेटेड लेजेंडरी शील्ड के साथ वो लेवल 100 से ज्यादा के मीथक मोन्स्टर को टैंक करने की मुकम्मल सलाहियत रखता था। उलूनीम की लाइफ रेटिंग ड्रैगन्स का मुकाबला करती थी, लेकिन अगर उसने अपनी बरसरक और लाइफ सेविंग महारतें फ़ाल कर दें तो उसे 10 सेकंड तक इसे टैंक करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्या आपके पास कोई मंसूबा है? गिल्ड लीडर यान तियानशीन ने पूछा। वो बस हथियार डाल सकते थे, लेकिन उन्हें मिशन की सजा का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे पास है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये कामयाब होगा, सैफ अली ने जवाब दिया। बदकिस्मती से हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कोला, तैयार हो जाओ। अगर अलबागिरे ने उनसे उलूनीम को कई मिनट तक रोकने के लिए कहा होता तो सैफ अली के पास हथियार डालने के अलावा कोई चारा न होता, लेकिन अगर इसे सिर्फ 90 सेकंड तक इसे रोकना था तो उसके पास एक मौका था।
सैफ अली ने फिर बाइबल ऑफ डार्कनेस निकाली और एक ग्रेट डेमन को बुलाया। ये देखकर उसके साथी उलझन में पड़ गए। वो जानते थे कि उलूनीम इतनी ज़हीन है कि वो ग्रेट डेमन को नज़रअंदाज करके इसके बुलाने वाले पर हमला करेगी। एक ग्रेट डेमन हाई मैजिक एल्फ को कैसे सुस्त कर सकता था? अगरचे उन्हें यकीन नहीं था कि सैफ अली का इरादा क्या है, लेकिन उन्होंने इसकी हिदायत पर अमल किया और अलग हो गए। सैफ अली और अपने दरमियान जितना मुमकिन हो सके फासला रखा। दरी असना कोला ने अपनी बरसरत महारत फ़आल की और सैफ अली के इशारे का इंतज़ार किया। जाओ, सैफ अली ने पुकारा। जैसे ही हर कोई अपनी पोजीशन पर आ गया, उसने फौरन वो माना जो उन्होंने जमा किया था अल्बागिरे के गिर्द छोड़ दिया, जबकि कोला गुस्से में भरी आइस एल्फ की तरफ लपका, इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने के लिए जस्टिस रूर को फ़आल किया। बेवकूफ़ इंसानों, तुम बाकी इन बेवकूफ़ों के साथ यहीं मरोगे। उलूनीम धाड़ी। कोला को देखते हुए उसने हल्का सा हाथ हिलाया। बर्फ के नेज़े, जो 1 दर्जन मीटर से ज्यादा लंबे थे, हुआ में जमा हुए और एमटी की तरफ उड़े। बगैर कोई मंत्र पड़े या कोई निशान बनाए, उलूनीम ने चार आइस टाइप जादू फ्रास्ट टूथ कास्ट किया था। जैसे ही बर्फ के नेज़े इसकी तरफ उड़े, कोला ने उनसे बचने के लिए अपने जंगी मैयार और रद्द अमल की रफ्तार पर इन्हिसार किया, लेकिन वो एक नेज़े से बचने में नाकाम रहा। वो अपनी ढाल से हमले को रोकने पर मजबूर हो गया। बूम! बर्फ का नेज़ा इसकी ढाल से टकराकर फट गया और असर ने कोला को बर्फानी जमीन में धंसने पर मजबूर कर दिया है। हमले ने 3 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया था, जिससे कोला की कल एचपी का 10% से ज्यादा खत्म हो गया। वो कितनी ताकतवर है! सब की आंखें हैरत से बाहर निकल आए। कोला ने अपनी बरसरक महारत और लाइफ सेविंग महारतें फ़आल की थीं, इसलिए इसे आने वाले नुकसान में काफ़ी कमी होनी चाहिए थी। फिर भी इसने उलूनीम के सिर्फ एक हमले से अपनी एचपी का 10% से ज्यादा खो दिया था। अगर इसने इन महारतों के फ़आल होने के बगैर आइस एल्फ पर हमला करने की कोशिश की होती, तो वो इसे एक ही वार में ख़त्म कर देती। ये देखकर के पहला हमला अपने हदफ को ख़त्म करने में नाकाम रहा, उलूनीम ने दोबारा अपना हाथ उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इसके हुक्म का जवाब देते हुए एक ताकतवर बर्फानी तूफान कोला की तरफ बढ़ा हुआ की लहरें अजदहों की तरह टकरा रही थीं और कोला को चीरने की धमकी दे रही थी। जैसे ही उन हुआ के सांपों ने हमला किया, कोला अपनी पेश कदमी रोकने और अपनी ढाल से अपना दिफा करने पर मजबूर हो गया। इसकी एचपी तेजी से गिरने लगी। इस रफ्तार से इसके पास 5 सेकंड तक जिंदा रहने के लिए काफी एचपी नहीं थी। 10 की तो बात ही अलग है। खुशकिस्मती से टीम के हर हेलर ने कोला की एचपी बहाल करने पर तवज्जो मरकूज की, इसे जिंदा रखा, अगरचे बमुश्किल। जैसे जैसे सेकंड गुजरते गए, कोला की एचपी रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होती रही, क्योंकि वो मौत के दहाने पर रक्स कर रहा था। टीम के हीलर्स उलूनीम के नुकसान को मुकम्मल तौर पर कम नहीं कर सके और शिफा याबी का हर राउंड कम मुअस्सर लग रहा था, क्योंकि कोला की एचपी मुसलसल गिर रही थी। मैं ज्यादा देर तक नहीं टुक सकता, गिल्ड लीडर। कोला जानता था कि इसने अपनी बिसात से ज्यादा बोझ उठा लिया है जब इसने अपनी एचपी बार पर नजर डाली। जैसे ही कोला ने अपना आखिरी लफ्ज खत्म किया, एक और बर्फानी तूफान ने पीछे से इस पर हमला किया। बदकिस्मती से सामने से हमला करने वाले हुआ के अजदहों ने इसे मसरूफ रखा हुआ था और वो सिर्फ देख सकता था कि मजीद पीछे से आ रहे हैं। ये खत्म हो गया। आने वाले हमले को महसूस करते हुए कोला जानता था कि इसका वक्त खत्म हो गया है। ताहम अचानक उसके पीछे एक शख्सियत नमूदार हुई। ये कोई और नहीं बल्कि सैफ अली था। 10 सेकंड गुजर चुके हैं, बाकी मुझ पर छोड़ दो। सैफ अली गरजते हुए हुआ के शोर में चलाया जब वो कोला के पीछे आने वाले हुआ के अजदहे की तरफ लपका। गिल्ड लीडर। टीम उलझन में थी जब उन्होंने सैफ अली को आने वाले बर्फानी तूफान का मुकाबला करने की कोशिश करते देखा। कोला एक गार्डियन नाइट था, फिर भी बर्फानी तूफान के अजदहों ने इसकी एचपी का एक बड़ा हिस्सा हड़प कर लिया था। एक सोरुड समीन के तौर पर सैफ अली अजदहे के हमले को रोकने की कोशिश करके सिर्फ अपनी कब्र खो देगा। डिसइंटीग्रेशन पावर फ़आल। जैसे ही बर्फानी तूफान इस तक पहुंचने वाला था, सैफ अली ने डिसइंटीग्रेशन आर्मर की सबसे ताकतवर महारत डिसइंटीग्रेशन पावर को फ़आल किया। सैफ अली के रोब की शिद्दत फौरन आसमान को छूने लगी और उसके जिस्म से सुरमई धुआं निकलने लगा, जिसने इसके गिर्द जगह को बखेर दिया। जैसे ही बर्फानी तूफान का अजदहा इस तक पहुंचा, सैफ अली ने इसके हमले का मुकाबला करने के लिए कलंग रे को घुमाया। चैप्टर 2399 4 की ताकत। जैसे ही इसने कलंग रे को घुमाया, बर्फ और हुआ के अजदहे ने अपना जबड़ा खोला
اور سیف علی کو ہڑپ کرنے کی دھمکی دی۔ جب مقدس تلوار اور برفانی طوفان آپس میں ٹکرائے تو نتائج نے دیکھنے والے ہر شخص کو دنگ کر دیا۔ روشنی کی ایک گزرتی ہوئی جھلک کے ساتھ بلیڈ نے طاقتور برفانی حملے کو چیر دیا، برفانی طوفان کو منتشر کر دیا۔ اس نے اسے روک لیا۔ گلڈ لیڈر نے کیا کولا، جو اولونیم کے حملوں کے خلاف اپنی جگہ برقرار رکھنے کے لیے شدت سے لڑ رہا تھا، اور یان تیانشین اور باقی سب جو فاصلے سے دیکھ رہے تھے حیران تھے کہ کیا وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ یان تیانشین اور دوسرے بتا سکتے تھے کہ ہوا کے اژدھے کتنے طاقتور تھے اولونیم کے حملوں کے خلاف کولا کی جدوجہد کی بنیاد پر۔ اگر وہ ہوا کے اژدھے کے واروں میں سے ایک کو روکنے کی کوشش کرتے تو یہ ایک معجزہ ہوتا اگر وہ فوری طور پر نہ مر جاتے، چاہے ان کی برسرت مہارت فعال ہی کیوں نہ ہو۔ کولا نے پہلے ہی اپنی لائف سیونگ مہارت فعال کر دی تھی، جس نے آنے والے نقصان کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ اس کے بغیر اولونیم کے ہوا کے اژدھوں نے بہت پہلے اس کی زندگی ختم کر دی ہوتی، اور پھر بھی سیف علی نے ایک ہی وار سے ہوا کے اژدھوں میں سے ایک کا مقابلہ کیا تھا۔ نتیجے نے سیف علی کو بھی حیران کر دیا۔ اس نے ڈس انٹیگریشن پاور کا استعمال کرتے ہوئے خود کو ٹر4 سوروڈ ایمپرر میں اپ گریڈ کرنے کے بعد اپنے وار کے اتنے طاقتور ہونے کی توقع نہیں کی تھی۔ تو یہ ہے ایک سوروڈ ایمپرر کی حقیقی طاقت۔ سیف علی نے سوچا جب اس نے اس طاقت کا مزہ لیا جو اس نے اپنے جوابی حملے کے ساتھ استعمال کی تھی۔ سیف علی اپنی پچھلی زندگی کے دوران ٹر3 سے ٹر4 میں کبھی نہیں جا سکا تھا، اس لیے اس نے کبھی اس طاقت کو محسوس نہیں کیا تھا جو ٹر4 کا کھلاڑی رکھتا ہے۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ ناقابل یقین حد تک مضبوط ہوتے ہیں، لیکن اپنے ٹر4 ایپک مانا باڈی کے مطابق ڈھلنے کے لیے ایک لمحہ لینے کے بعد وہ کم و بیش سمجھ گیا کہ کیوں بہت کم ٹر3 کھلاڑی ٹر4 والوں کے سامنے کھڑے ہو سکتے، چاہے وہ فریگمنیٹڈ لیجنڈری ہتھیار ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔ ٹر3 اور ٹر4 کھلاڑیوں کے درمیان فرق صرف بنیادی اوصاف اور جسمانی ساخت تک محدود نہیں تھا، ان کے جسموں کے معنی چلانے کے طریقے میں بھی ایک معیاری فرق تھا۔ اپنے بہتر معنی باڈی کے ساتھ سیف علی کا دماغ پہلے سے کہیں زیادہ صاف تھا اور اس کا جسم مسلسل تیار محسوس ہوتا تھا۔ یہ اس کے جوابی حملے سے واضح تھا۔ اس نے برونز جنگی تکنیک لائٹننگ فلیش کا استعمال کیا تھا، جس نے ایک ہی وار میں 17 حملے کیے تھے۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا، ان 17 حملوں نے اپنے سامنے کی جگہ کو بھی ہڑپ کر لیا، جو کہ ایک ایسا کارنامہ تھا جو وہ یقینی طور پر ڈس انٹیگریشن پاور کے فعال ہونے کے بغیر کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کا دماغ کتنا صاف تھا، اس سے وہ جانتا تھا کہ ٹر3 کھلاڑیوں کے پاس ٹر4 کھلاڑیوں کے خلاف کوئی امید نہیں ہے، چاہے وہ اپنے بنیادی اوصاف اور جسمانی ساخت کے درمیان فرق کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ٹر4 کی ذہنی حالت بالکل مختلف سطح پر تھی۔ اس مختصر لمحے کے دوران جب سیف علی نے اپنی ٹر4 حالت کا تجزیہ کیا، اولونیم غصے میں آ گئی، یہ دیکھ کر کے اس سورو سمین نے اس کے حملے کو بکھیر دیا ہے اور ارد گرد کا معنی اس کے گرد بپھرنے لگا۔ آئس ایلف نے ایک اور منتر پڑھنا شروع کیا جبکہ اس نے اڑتی ہوئی رفتار کے ساتھ ہوا میں خدائی نشانات بنائے، جس نے طارق محمود اور ٹیم کے دیگر جادوئی کلاس کے ارکان کو ہکا بکا کر دیا۔ اولونیم نے جتنے نشانات بنائے تھے، اس کی بنیاد پر وہ واضح طور پر بڑے پیمانے پر تباہی کا جادو کاسٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن عام طور پر کھلاڑیوں کو ایسے جادو کو مکمل کرنے کے لیے طویل وقت کی ضرورت ہوتی تھی۔ دوسری طرف ہائی میجک ایلف نے 2 سیکنڈ میں خدائی نشانات کی کئی درجن لائنیں بنا لے۔ یہ محض ناقابل یقین تھا۔ دیکھنے والے ٹیم کے ارکان کے ہوش ٹھکانے آنے سے پہلے برفانی میدان جنگ کے اوپر 200 گز کے دائرے پر محیط ایک جادوئی صف نمودار ہوئی۔ جیسے ہی ایسا ہوا، اس نے علاقے میں موجود تمام آئس ٹائپ مانا کو چوس لیا، اسے صف کے مرکز میں مرکوز کر دیا۔ ناچیز انسانوں، تم اپنی بے وقوفی کی قیمت چکایا گے، اولونیم نے اپنا منتر ختم کرنے کے بعد غصے سے کہا۔ اس نے پھر ایک خوبصورت انگلی اٹھائی اور سیف علی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹر4 بڑے پیمانے پر تباہی کا جادو، فراسٹ شاور۔ کئی سو برفانی شہاب ثاقب جادوئی صف سے الگ ہوئے اور منجمد جھیل پر گرے، ہر ایک میں اتنی طاقت تھی کہ وہ خود جگہ کو بکھیر سکے۔ ہم برباد ہو گئے۔ آنے والے شہاب ثاقب کو دیکھ کر ٹیم مایوس ہونے لگی۔ یہ حملہ ایک لمحے میں کئی سو ٹر3 کھلاڑیوں کی ٹیم کا صفایا کر سکتا تھا۔ وہ آخر کار سنجیدہ ہو رہی ہے۔ سیف علی دوسری طرف برف کے آنے والے گولوں کو دیکھ کر حیران نہیں ہوا۔ سکون سے اس نے 7 لومینریز رنگ کا ایبسولیوٹ ڈومین فعال کیا۔ ہائی میجک الفالفس گارڈز ڈومین کے ڈریگنز کا بھی مقابلہ کر سکتے تھے۔ اور ایک ڈریگن کتنا طاقتور ہوتا ہے۔
एक ड्रैगन कुदरती आफत की अलामत था। यहां तक कि एक पूरी सल्तनत भी ड्रैगन के गुस्से को नहीं रोक सकती थी, और वो ये देखने पर मजबूर होती थी कि वो मखलूक उसके इलाकों को कैसे तबाह करती है। हाई मैजिक एलिफालिफ्स की लाइफ रेटिंग ड्रैगन्स से थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जादू चलाने में उनकी गैर मामूली सलाहियत की वजह से उनके पास उन दरिंदों का मुकाबला करने की जंगी ताकत थी। हाई मैजिक एलिफालिफ्स आसानी से खौफनाक हद तक ताकतवर जादू कास्ट कर सकते थे, जिनके लिए आम तौर पर तवील वक्त दरकार होता था। मिसाल के तौर पर, एक आम T4 ग्रेट विज़र्ड को T4 बड़े पैमाने पर तबाही का जादू कास्ट करने के लिए 1 दर्जन सेकंड की जरूरत होगी, लेकिन उलूनीम को सिर्फ 2 सेकंड की जरूरत थी। जैसे ही शहाब साकिब की बारिश मुंजमद झेल पर हुई, उन्होंने 200 गज के दायरे वाले इलाके को बर्फानी जहन्नम में बदल दिया। खुशकिस्मती से T4 जादू भी सैफ अली के इबसोलेविड डोमेन को नहीं तोड़ सके, और सैफ अली और उसकी महारत की हद के अंदर मौजूद उसके साथी बगैर किसी नुकसान के निकल आए। जैसे ही उलूनीम का हमला खत्म हुआ, सैफ अली आइस एल्फ की तरफ लपका। उलूनीम एक जादुई क्लास की मखलूक थी। अगर इसे आज़ादाना तौर पर अपने जादू कास्ट करने की इजाज़त दी गई, तो वो T5 के खिलाड़ियों को भी हलाक कर सकती थी। सैफ अली के T3 साथियों की तो बात ही अलग है। अगर सैफ अली उसे इन सब को ज़बह करने से रोकना चाहता था, तो उसे लड़ाई में इसका सामना करना पड़ा। इबसोलेविड डोमेन के तहफ़्फ़ुज़ के साथ सैफ अली उलूनीम के करीब पहुंच सकता था, जबकि वो इस पर T4 जादू की मुसलसल बौछार कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, इसे तस्लीम करना पड़ा कि ये आइस एल्फ नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर थी। न सिर्फ इसके बुनियादी औसाफ इससे नुमायां तौर पर ज्यादा थे, बल्कि इसके हुक्म पर T4 जादू का लामुत्तनाही ज़ख़ीरा भी था। खुद को ज़बरदस्ती T4 पर तरक्की देने के बाद भी सैफ अली बड़े नुकसान में था। इबसोलेविड डोमेन की मुद्दत खत्म होने के साथ जीरो विंग के अरकान, जो फासले से देख रहे थे, घबराने लगे। अगर इबसोलेविड डोमेन का तहफ़्फ़ुज़ न होता तो उलूनीम अब तक सैफ अली के टुकड़े कर चुकी होती। उनके गिल्ड लीडर के खिलाफ इसके हमले कोला के खिलाफ आइस एल्फ के हमले की तरह नहीं थे। उसने तो डबल स्पीड कास्टिंग भी शुरू कर दी थी। इसकी पहले से ही गैर मामूली कास्टिंग स्पीड के साथ मिलकर सैफ अली भी वक्त पर उसके तमाम हमलों से बचने के काबिल नहीं था। वो कुछ हमलों को रोकने के लिए सुवर्स ऑर्बिट पर इन्हिसार करने पर मजबूर था, मबादा असर उसे पीछे धकेल दे। गोया इसने इस लम्हे का इंतजार किया हो। उलूनीम मुस्कुराई और इबसोलेविड डोमेन के खत्म होते ही एक क्रिस्टल स्टाफ निकाला। अपने स्टाफ के एक झटके के साथ उसने मुतअद्दिद जादुई सफ़ों को जाहिर किया जो उसके गिर्द बर्फ के नीचे छपी हुई थीं। सफ़ों से लातादाद बर्फ की कलमें निकलें, जो सैफ अली की तरफ उड़ीं, और उलूनीम और बर्फ का एक ताकतवर तूफान सौर-ओ-ज़मीन पर नाजिल हुआ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या उलूनीम वाकई सिर्फ एक मॉन्स्टर है? कालू भाई की आंखें हैरत से बाहर निकल आएं जब इसने सैफ अली के गिर्द जादुई सफ़े नमूदार होते देखे। न सिर्फ आइस एल्फ ने लड़ाई के दौरान जाल बिछाए थे, बल्कि उसके जाल इतने चालाकी से रखे गए थे कि कालू भाई जैसे करसमीनसर ने भी उन्हें महसूस नहीं किया था। ये पहला मौका था जब इसने गॉड्स डोमेन में ऐसी चीज का तजुर्बा किया था। मजीद बरा, उलूनीम ने बर्फ के नीचे 1 दर्जन से ज्यादा जादुई सफ़ें छपाई थीं। जैसे ही वो बैक वक्त फ़ाल हुई, इनमें 1 दर्जन से ज्यादा T4 जादुई क्लासों के एक साथ हमला करने की ताकत थी। इस तरह का हमला T4 MT को भी छलनी कर देगा। जैसा कि एक हाई मैजिक एल्फ से तवक्को थी, उसने मेरी महारत की मुद्दत का भी हिसाब लगा लिया है। आने वाली बर्फ की कलमों ने सैफ अली को जरा भी हैरान नहीं किया। उसने फौरन अपने बुलाए हुए ग्रेट डेमन को हुक्म दिया, जो स्टैंड बाई पर था, कि वो लड़ाई में शामिल हो जाए। लेवल 100 के बाद मीथक मोनस्टर्स की अक्ल को कम नहीं समझा जाना चाहिए, खास तौर पर उलूनीम जैसी हाई मैजिक एल्फ की। सैफ अली ने तवक्को की थी कि वो जाल बिछाएगी। अगर ये मखलूक़ात ज़रा भी कमज़ोर होती, तो उसकी पिछली ज़िंदगी की मुख्तलिफ सुपर पावर्स सुपीरियर मैट्रिक्स के खिलाफ इतनी सख्त जिदोजहद न करती। ग्रेट डेमन फौरी तौर पर सैफ अली के पीछे नमूदार हुआ और पीछे से आने वाली बर्फ की कलमों को रोक दिया। ग्रेट डेमन की मदद से सैफ अली सामने से हमला करने वाले हुआ के अजहों पर तवज्जो मरकूज कर सकता था। ताहम, दिफा पर तवज्जो मरकूज करने के बावजूद हुआ के अजदे इसके लिए बहुत ताकतवर थे, और उसकी एचपी हर इस हमले के साथ गिरती रही जिसे इसने रोका। अगर उसे अपने हीलर्स के मुस्तैद जादू की मदद न मिलती, तो वो इस बमबारी के खिलाफ 15 सेकंड से ज्यादा न टुक पाता। अपने पीछे पहरा देने वाले ग्रेट डेमन और पिछली लाइन के हीलर्स की मदद से सैफ अली के लिए उलूनीम की तवज्जो हटाना बहुत आसान हो गया। सैफ अली के महसूस करने से पहले ही
मजीद 50 सेकंड गुजर गए और डिसइंटीग्रेशन पावर की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 5 सेकंड बाकी रह गए। तुम्हारी तमाम कोशिशें बेसूद हैं, इंसान। तुम्हारी ताकत पहले ही खत्म हो रही है, और एक बार जब यह खत्म हो गई तो तुम और अल्बागिरे दोनों हमेशा के लिए इस झील को बर्फ के मुजस्समों के तौर पर सजाएंगे, उलूनीम ने ऐलान किया। सैफ अली को एक शैतानी मुस्कुराहट दी जब उसने महसूस किया कि डिसइंटीग्रेशन पावर खत्म होना शुरू हो गई है। क्या ऐसा ही है? सैफ अली ने जवाब दिया। डिसइंटीग्रेशन पावर की मुद्दत खत्म होने के बावजूद बेखौफ रहा। इसके बरक्स उसने एक रोशन मुस्कुराहट जाहिर की और कहा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। इस तबसरे के साथ उलूनीम को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने फौरन अपनी नज़र दूर खड़ी अन्नम की तरफ मोड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ज़ाती मुहाफिज ने अपने मंतर की आखिरी आयत मुकम्मल कर ली थी। एक मुक़द्दस रोशनी बादलों को चीर कर मुंजमद झील की तरफ बढ़ी और आइस एल्फ से ज़्यादा दूर एक हायर वालकरी नमूदार हुई जिसके खालिस सफ़ेद परों के 3 सीट थे। एक हायर वालकरी। उलूनीम का तासुर बदल गया जब इसने अपने ताज़ा तरीन मुखालिफ को देखा। वालकरी ने उलूनीम को तैयारी का कोई वक्त नहीं दिया और अपना थंडर सपियर हाई मैजिक एल्फ पर फेंका। इसकी हैरत अंगेज ताकत इसके गिर्द जगह में फट गई। एक हायर वालकरी की लाइफ रेटिंग ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन यह हाई मैजिक एल्फ के बराबर थी। उलूनीम हायर वालकरी के हमले पर तवज्जो मरकूज करने, अपना दिफा करने पर मजबूर हो गई। हायर वालकरी को उलूनीम की तमाम तर तवज्जो दरकार थी और आइस एल्फ के पास सैफ अली पर खर्च करने के लिए कोई तवानाई बाकी नहीं थी। वो उसके ग्रेट डेमन के हमलों से अपना दिफा भी नहीं कर सकती थी, जो मुसलसल उसकी एचपी को कम कर रहे थे। जैसे जैसे सेकंड गुजरते गए, अल्बागिरे पर बद्दुआ कमजोर होती गई, फिर भी उलूनीम इस बारे में कुछ नहीं कर सकी। सैफ अली के एनपीसी के गिर्द हासिद चुड़ैल का माना छोड़ने के 90 सेकंड बाद सब ने बर्फ टूटने की आवाज सुनी जब अल्बागिरे अपनी बर्फानी कैद से आजाद हुआ। चैप्टर 2400 सौरुड सेनेट। अल्बागिरे को अपनी बद्दुआ से आजाद होते देखकर सैफ अली ने सुकून का गहरा सांस लिया। अगरचे हायर वालकरी उलूनीम को मसरूफ रख सकती थी, लेकिन यह ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती थी। अगर अल्बागिरे के खुद को आजाद करने से पहले हायर वालकरी गायब हो जाती तो सैफ अली टूफोल्ड बरसरक के साथ भी आइस एल्फ को नहीं रोक पाता। न सिर्फ उनके दरमियान एक मुकम्मल का फर्क था, बल्कि उलूनीम इतनी ताकतवर थी कि वो खुद एक ड्रैगन का मुकाबला कर सकती थी। सैफ अली ज्यादा देर तक इसके हमलों का मुकाबला नहीं कर पाता। लानत हो! अल्बागिरे को आजाद देखकर उलूनीम गुस्से में आ गई। उसने अपना बर्फानी स्टाफ सैफ अली की तरफ घुमाया और धाड़ी, मैं तुम सबको जहन्नम भेज दूंगी। हाई मैजिक एल्फ ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया और आसमान में 500 गज के दायरे पर मोहित एक 3-फोल्ड जादुई सफ बनना शुरू हो गई। जैसे ही सफ ने शक्ल इख्तियार की, उसने अपने गिर्द जगह को चीर दिया। 2 सेकंड बाद इन फिजाई दरारों ने एक बहुत बड़े ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर ली। तो ये है इसकी असल ताकत। सैफ अली ने एक संजीदा तासुर के साथ ब्लैक होल की तरफ देखा। 5 जादू, वाइड स्टॉर्म। 5 जादू गैर मामूली से बढ़कर थे। इनमें इतनी ताकत थी कि वो एक पूरे शहर को तबाह कर सकते थे, इसे एक बेजान जमीन में बदल सकते थे। यही वजह थी कि मुख्तलिफ सल्तनतें और सल्तनतें 5 मखलूकात से डरती थीं। यहां तक कि शहंशाहों को भी उनके सामने एहतराम दिखाना पड़ता था। सैफ अली ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उलूनीम 5 जादू कास्ट कर सकती है, बावजूद उसके कि वो 4 की मखलूक है। 4 और 5 के दरमियान सिर्फ 1 का फर्क था, लेकिन 4 जादू और 5 जादू के दरमियान फर्क जमीन और आसमान जैसा था। कोई भी बेतरतीब 5 जारहाना जादू 4 की मखलूक को शदीद जख्मी कर सकता था। अगर 4 का खिलाड़ी 5 जादू के सामने खड़े होने की कोशिश करता तो उसकी मौत तकरीबन यकीनी होती। यहां तक कि 4 एमटीज भी ऐसी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। खिलाड़ियों के पास भागने का मौका भी नहीं होता क्योंकि 5 जादू जितनी माना कमांड करता है वो उनके गिर्द जगह को मुंजमद कर देता है। जब जीरो विंग के अरकान ने अपने ऊपर वाइड स्टॉर्म बनते देखा तो वो मौत की तरह जर्द पड़ गए। इसके नतीजे में आने वाला झटका आसानी से कई हजार गज तक फैल जाएगा। उनके पास इस जादू की हद से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि उनमें से कोई अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर पाता, ब्लैक होल से एक सिया तूफान नमूदार हुआ जिसने दुनिया को एक लामुत्तनाही अंधेरे में ढांप दिया। सैफ अली भी नहीं जानता था कि इससे कैसे निकला जाए। ये बसोलेविट डोमेन शायद उनकी हिफाजत कर सकता था, लेकिन महारत अभी कोल डाउन पर थी।
वो इंस्टेंटनेस ट्रांसफर स्क्रूलिस के जरिए भी नहीं भाग सकते थे क्योंकि उनके गिर्द जगह मुंजमद हो चुकी थी। खुशकिस्मती से उन्होंने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया था। अगर वो मर भी गए तो वो सिर्फ कुछ एक्सपी खो देंगे जिसे वो जल्द ही बहाल कर सकते थे। नीचे आते हुए अंधेरे के तूफान को देखकर सैफ अली मरने के लिए तैयार हो गया। अचानक अल्बा ग्रे ने अपनी कमर से लटकी हुई सुनहरी तलवार निकाली और इसे लामुत्तनाही अंधेरे की तरफ घुमाया। अंधेरे में एक शानदार रोशनी फैल गई जिसने इसे पाक कर दिया। सिर्फ 3 सेकंड में अल्बा ग्रे की मुकद्दस रोशनी ने उलूनीम के वाइड स्टोन को खत्म कर दिया था। बकवास, क्या वो हीरो कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं है? यान तियानशीन और दूसरे हैरत से मुंह खोले रह गए। जो कुछ हुआ था उसे समझने से कासिर थे। एक चाल में उलूनीम ने दिन को रात में बदल दिया था, जबकि अल्बा ग्रे ने अपनी एक चाल से मुंजमद झील पर दिन की रोशनी वापस ला दी थी। उनकी जंगी ताकत महज नाकाबिल यकीन थी। अल्बा ग्रे को घूरते हुए जीरो विंग के अरकान आखिरकार समझ गए कि हीरो होने का क्या मतलब है। एक हीरो को तादाद से मगलूब नहीं किया जा सकता था। वो तमाम मोनस्टर्स जिनसे वो लड़े थे अल्बा ग्रे के सामने नाचीज थे। एनपीसी शायद 4 खिलाड़ियों के पूरे ग्रुप को भी फौरी तौर पर ज़बह कर सकता था। लानत हो, तुम वाकई एक सौरुड सेनेट बन गए हो। उलूनीम ने हैरत से अल्बा ग्रे को देखा जब इसका वाइड स्टोन मुंतशिर हो गया। ये सही है। बद्दुआ दूर करने से मुझे इन उसूलों को समझने में मदद मिली जिनकी मुझे पेश रफ्त करने के लिए ज़रूरत थी। अब तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, अल्बा ग्रे धाड़ा। इसके लहजे में जोश का एक इशारा था। अगरचे हासिद चुड़ैल की बद्दुआ ने इसे लामुत्तनाही तकलीफ दी थी, लेकिन इसका मुताला करने से इसे इन तसव्वुरात को समझने में मदद मिली थी जिनकी इसे एक हकीकी 5 सौरुड सेनेट बनने के लिए ज़रूरत थी। एक 5 सौरुड सेनेट। सैफ अली भी इतना ही हैरान हुआ और वो अल्बा ग्रे को देखने के लिए मुड़ा। अल्बा ग्रे लेवल HP/ एनपीसीज को अपनी प्रमोशंस मुकम्मल करने की कोशिश करते वक्त ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन यही वजह थी कि गार्ड्स डोमेन में हर प्रमोशन के साथ एनपीसीज का दर्जा ड्रामाई तौर पर बढ़ जाता था। मिसाल के तौर पर एक 3 एनपीसी एक छोटे शहर के मजिस्ट्रेट के तौर पर काम कर सकता था, जबकि एक 4 एनपीसी एक बड़े शहर में मजिस्ट्रेट के तौर पर काम कर सकता था। यहां तक कि शहंशाहों को भी 5 एनपीसीज के सामने एहतराम दिखाना पड़ता था। लेकिन जहां तक सैफ अली को याद था, अल्बा ग्रे इसकी पिछली जिंदगी के दौरान सिर्फ 4 हीरो था। गार्ड्स डोमेन के आगाज के 10 साल बाद भी ये तब्दील नहीं हुआ था। अल्बा ग्रे कभी भी 5 सौरुड सेनेट बनने में कामयाब नहीं हुआ था। फिर भी एक हीरो के तौर पर अल्बा ग्रे आम 5 एनपीसीज का मुकाबला करने के काबिल था। एक मशहूर लोहार के तौर पर उसकी शनाख्त समेत यहां तक कि मुख्तलिफ सल्तनतों ने भी उसे संजीदगी से लिया था। और फिर भी अल्बा ग्रे अब एक 5 सौरुड सेनेट था। ये सच है। अब जबकि तुम सौरुड सेनेट हो, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन ये सोचने की हिम्मत न करना कि यह खत्म हो गया है, उलूनीम ने ऐलान किया जब इसने अल्बा ग्रे को घूरा। उसने फिर सैफ अली की तरफ मोड़कर जारी रखा, तुम भी। मुहिम जो। अपने जुर्रतमंदाना ऐलान के बाद आइस एल्फ बर्फ के गालों में बिखरना शुरू हो गई। ये मत सोचना कि तुम इतनी आसानी से मुझसे बच सकती हो, अल्बा ग्रे चलाया। उसने अपनी कमर से लटकी हुई दूसरी तलवार निकाली और उलूनीम की तरफ लपका काली तलवार को घुमाया। उसने सिर्फ एक आम वार किया था, लेकिन फासले से वो हमला एक काली दीवार की तरह लग रहा था जो हवा में बुलंद हो रही थी और 500 मीटर से ज्यादा फैली हुई थी। काली दीवार ने हाई मैजिक एल्फ को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और उलूनीम के जिस्म से एक बर्फ जैसी सफेद तवानाई की क्रिस्टल गिरने पर इसने एक दर्दनाक चीख मारी। अगरचे हमले ने उलूनीम के लाइफ रोब को नुमायां तौर पर कमजोर कर दिया था, लेकिन वो कामयाबी से फरार हो गई। जैसे ही काली दीवार वजूद से मिट गई, बर्फ से ढकी झील पर सिर्फ अल्बा ग्रे बाकी रह गया। ऐसा लगता है कि वो अब भी फरार होने में कामयाब हो गई। अल्बा ग्रे ने माथे पर बिल डालकर अपने सामने फिजाई दरार को घूरा। सैफ अली, जो करीब ही खड़ा था, इस बात पर जरा भी हैरान नहीं हुआ कि आइस एल्फ बच निकली है। एक मीथक रैंक वाली हाई मैजिक एल्फ इसी लेवल के मीथक रैंक वाले वर्ल्ड बॉस के बराबर थी। दरहकीकत उसे इससे भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए था। वो 5 जादू कॉस्ट कर सकती थी, आखिरकार, जिसने साबित किया कि वो खुद 5 बनने से सिर्फ आधा कदम दौर थी। यहां तक कि एक 5 हीरो को भी उसे मारने के लिए एक तवील जंग का सामना करना पड़ता। उलूनीम के गायब होने के साथ
सैफ अली ने सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनी। सिस्टम मुबारक हो, अपने उनफेरियर लेजेंडरी मिशन आखिरी नाइट मुकम्मल कर लिया है। मिशन मुकम्मल होने की शरह 93%। मिशन रेटिंग अल्फासरे। आज के चैप्टर्स यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। नए और जबरदस्त चैप्टर्स के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।